दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और डे 4 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। यहाँ हम भारत के भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं और भारत के भूगोल का एक हिस्सा हमने पिछले वीडियोस में भी कवर किया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। एक क्रम से देखिएगा तो आपको एक बेहतर समझ यहाँ विकसित करने का अवसर मिलेगा। और भारत के भूगोल में हमने शुरुआत कहाँ से की थी? भारत का पहले राजनीतिक मानचित्र देखा था और उसमें भारत के पड़ोसियों को भी देखा था, साथ में भारत के अंदर राज्यों का बंटवारा और नए बनने वाले राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ हम भारत के पड़ोसियों को एक बार फिर से देखेंगे और सीमावर्ती देशों की अगर बात करें तो जो निकटतम पड़ोसी हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका आते हैं। दक्षिण में श्रीलंका और बाकी जो है वो उत्तर, पूर्व और पश्चिम में घेरे हुए हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल से लगती है। उत्तर में अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी कौन से हैं? चीन है और नेपाल। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, ये दोनों पूर्व में हैं। उत्तर पूर्व में भूटान से हमारी सीमाएं लगती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं ये कृत्रिम और मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों के साथ यहाँ आप देखें अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इनके साथ जो भारत की सीमाएं हैं वो कैसी हैं? ये प्राकृतिक हैं। तो कहीं कहीं विभाजन जो है वो मानव निर्मित है, जैसे पाकिस्तान के साथ जो हमारा बंटवारा है वो कैसा है? मानव निर्मित है, उसमें प्राकृतिक विभाजन नहीं था। प्राकृतिक विभाजन जो जिन देशों के साथ है उसमें आप विशेष रूप से चीन, नेपाल और इस तरह के जो अन्य देश हैं उन्हें देखते हैं। अब देखिए, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, ये भारत की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। भारत की प्राकृतिक सीमाओं में अगर हम दक्षिण में चले जाते हैं, उत्तर में तो हिमालय है जो कि हमारी सीमा बनाता है और हिमालय का ढाल ये हमारी ओर है, स्लोप हमारी तरफ है, मतलब जो निचला हिस्सा है, और जो ऊंचाई है वो चीन की तरफ है और ये एक रणनीतिक दृष्टि से चीन का मददगार है। फिलहाल दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। कुल मिलाकर ये बंगाल की खाड़ी कुछ और अनदर समुद्र तो है नहीं, ये हिंद महासागर ही है। तो पूरा हिंद महासागर हमें दक्षिणी छोर से घेरे हुए है नीचे से, और ऊपर से हिमालय पर्वत हमें सुरक्षा देता है। तो ये सीमा बनाते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, अध्यारोपित मतलब सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कही जा सकती है। इसका एक उदाहरण है। और अध्यारोपित सीमा होती क्या है ये भी जानना आवश्यक है। तो किसी बाहरी शक्ति के द्वारा उसको आरोपित किया जाता है। अब बाहरी शक्ति इसमें कौन सी थी? तो अंग्रेजों की थी। अंग्रेज यही तो चाहते थे, हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहा। मतलब पीछे हमने जो अरबी आक्रमणकारी थे उनका आतंक सहा और इसके बाद उनकी गुलामी देखी और उसके बाद अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए। तो लंबी गुलामी हमने देखी और जब गुलामी से मुक्ति का समय आया तो उस समय ऐन वक्त पे खटाई पड़ गई। अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ऐसे तो हम नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ इनका नुकसान करके ही जाएंगे, तो इन्हें बांटो। और उसके बाद फिर हिंदू मुसलमान अपने देश में चल ही रहा था, उसका फ़ायदा इन्होंने उठा लिया और पहले बंगाल का बंटवारा किया और वही खाई बाद में चौड़ी होती गई। और अंत में आप देखते हैं कि 1947 में पहले आज़ादी मिलने की खुशी से पहले बंटवारा होता है। तो वो बंटवारा थोपा गया ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा हमारे ऊपर और लॉर्ड माउंटबेटन को इसी मंशा से भेजा भी गया था। तो अध्यारोपित सीमा को साझा किया और इस रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। ये आपने देखा। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो कि एक पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारतीय मुख्य भूमि से अलग होता है। मतलब मुख्य भाग अर्थात कन्याकुमारी तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है वहाँ से ही अलग होता है। और यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से यानी मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई लगभग 64 से 137 किलोमीटर है। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह एक बराबर ही चौड़ाई रहेगी, वो प्राकृतिक चौड़ाई है, तो कहीं पर कम कहीं ज़्यादा, तो जहाँ अधिकतम है वहाँ 137। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर 1755 से लेकर ये 1763 तक मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर रहते हैं, इनका नाम था रॉबर्ट पाक, इनके नाम पे की जाती है। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि पाक की जल संधि है तो ये पाक जल डमरू मध्य मतलब पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गए, लेकिन असल में ये पाक जो है ये PAL के पाक है और ये ब्रिटिश हैं। इनका नाम है रॉबर्ट पाक। तो ये आप जानते रहिए। आगे चलते हैं। भारत म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं और इसमें जो नाम है आप ध्यान दीजिएगा, अराकान योमा है, नागा है और पटकाई बूम वाली जो श्रेणी है वो आती है और ये स्थानीय सीमा का निर्माण करती है। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। तो इरावदी नदी का काम क्या है? भारत को म्यांमार से अलग करने का। यहाँ आप नक्शा देख रहे हैं और नक्शे में बना हुआ है सिक्किम, जो कि एक बड़ा ही तनावपूर्ण क्षेत्र था और चीन इस पे अपना पूरा अधिकार करना चाहता था, अभी भी ख्वाब देखता है अरुणाचल और सिक्किम को अपने कब्जे में लेने का।
तो सिक्किम पर बड़ी ही मुश्किल से भारत ने अपना नियंत्रण स्थापित किया और यहाँ के राजा को वश में करके इसे भारत संघ में विलय कर लिया। तो ये है, और कंचनजंगा माउंटेन को आप देख सकते हैं, बगल में यहाँ नेपाल है और इधर ये चीन से घिरा हुआ है। इधर देखिए ये नेपाल है, यहाँ पे ये चाइना है जो कि इसे निगलने के लिए बहुत परेशान था, और साथ में इधर भूटान है। यहाँ इसका राजधानी क्षेत्र है गंगटोक, यहाँ तीस्ता रिवर को आप देख रहे हैं, और ये कंचनजंगा पर्वत है। ऊंचाई देख लीजिए कितनी अच्छी खासी है, माउंट एवरेस्ट से थोड़ा ही कम है, 8,586। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ ये प्रदेश है। यहाँ आप सिक्किम के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से देखिए। सिक्किम की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं, और इसी वजह से भारत से इसका जो कनेक्शन था वो बहुत थोड़ा सा था, और इस पर बाहरी दबाव बहुत ज़्यादा था। अच्छा, नेपाल, भूटान और चीन से मिलता है, और इस प्रकार से पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और लद्दाख, ये अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं तीनों देशों से मिलती हैं। मतलब समझ रहे हैं यहाँ भारत के प्रदेशों की बात की जा रही है, और उन प्रदेशों को बताया गया है कि किन 3 देशों के साथ वो अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो प्रादेशिक तौर पे एक तो हमने सिक्किम को देखा कि 3 देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री साझा कर रहा है। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल है जो कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी 4 दीवारी को शेयर करता है, और बांग्लादेश तो उसी का बेटा है। और लद्दाख को देख रहे हैं आप, लद्दाख जो है ये अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये 3 देशों के साथ लगने वाली सीमाएं हैं। त्रिपुरा की बात करिए तो त्रिपुरा जो है ये उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, त्रिपुरा इसका नाम है, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा जो है वहाँ से 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि पहले कभी राष्ट्रीय सीमा हुआ करती थी। अब नवंबर 1998 में देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है असल में। और ये वार्ता, इसमें 6 मुद्दे निर्धारित किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी नहीं पटी है, और अभी पटने के आसार भी नहीं दिखाई देते। तो वार्ता के हिसाब से 6 मुद्दे निर्धारित किए गए थे, और इसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सरक्रीक गुजरात वाला एरिया, कच्छ वाला जो रन का पोर्शन है, और इसके अलावा सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ये 3 चीज़ें इसमें बात की गई। तो 6 मुद्दे हैं, 3 ही नहीं है, बाकी भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी दी। तो यहाँ तक तो हमने पड़ोसियों की चर्चा की। अब यहाँ देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप को। तो भारत एक विशाल भूभाग है, निसंदेह था, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे जो टुकड़े कटे हैं उससे इसका आकार छोटा हुआ है, लेकिन अभी भी हम पर्याप्त मात्रा में बड़े हैं। एक प्रभुत्वशाली देश है, और इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। और उच्चावच भी इतने निराले हैं कि लगभग हर प्रकार का उच्चावच और हर प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती, रंग बिरंगे लोग पाए जाते हैं। भारत अपने आप में एक लघु विश्व है, ये नेहरू जी का कथन था, और वो सार्थक है, सही बात। अब देखिए, भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त जो अन्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि अपक्षय होता है, ये सब भौगोलिक प्रक्रिया होती है, आपने पढ़ा होगा, अपक्षय, अपर्दन, विक्षेपण, इनके माध्यम से उच्चावचों के निर्माण में लगातार संशोधन हुए हैं। तो प्रकृति अपना जो काम करती है ना, उसमें लगातार संशोधन करती है। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, तो उसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यानी आपका लेखन उच्च कोटि में पहुंचेगा, या आप कलाकार हैं, आपका जो चित्रावली है, मतलब चित्र बनाने का जो हुनर है, जब वो तराशा जाएगा, लगातार आप उसे बनाएंगे, तो अंत में आपको अपनी पिछली गलतियों का एहसास होगा, आप उसका परिमार्जन करके उसे दूर करेंगे। तो आगे जो आप करेंगे रचनाएं, वो और बेहतर होंगी, उसमें सुधार लगातार करते रहेंगे। तो प्रकृति भी उसी प्रकार की एक चितेरी है, यानी एक कुशल चित्रकार उसे आप कह सकते हैं। तो वो लगातार अपनी रचनाओं में संशोधन करती। तो यहाँ संशोधन हुआ है, और कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इस भौगोलिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या को करने का कोशिश किया है, मतलब व्याख्या करने की वो कोशिश करते हैं कि ये भौगोलिक आकृतियाँ असल में कैसे बनी। और इसी तरह से एक सर्वमान्य सिद्धांत आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, यानी प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है वो आता है। और ये सिद्धांत आपको बताता है कि पृथ्वी की ऊपरी परपटी, यानी जो क्रस्ट है, वो 7 बड़ी और छोटी प्लेटों से बनी हुई है, मतलब 7 उसमें बड़ी प्लेट हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट जो है उसमें 7 बड़े साइज़ की हैं, और बाकी जो है वो छोटी छोटी हैं। प्लेटों की स्थिति ऐसी है कि वो स्थिर नहीं रहती, उनमें मूवमेंट होता है। और ये जो गति है, इसकी वजह से प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप के जो शैल हैं, या जो महाद्वीपों के ऊपर जितने भी उच्चावच स्थित हैं, उन पर दबाव पैदा होता है, उनकी भी स्थिति में परिवर्तन आता है। और नतीजा क्या होता है कि वलन पड़ जाते हैं, मतलब ज़्यादा दबाव पड़ गया, 2 तरफ से सतह को ऐसे सिकोड़ने का प्रयास किया गया, तो उसमें सलवटें पड़ जाती हैं, इन्हीं को कहा जाता है वलन। और हिमालय एक वलित पर्वत है, तो हुआ ये था कि टेथिस सागर जो है वो बीच में सैंडविच बन के सिकुड़ने लगता है, और वहाँ पर उभार आ जाता है,
और जो उसमें फोल्ड पड़ते हैं उसी की वजह से हिमालय का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें कि प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसमें वलन कब पड़ता है, भ्रंशन कब होता है, वही सब बताया जा रहा है। तो वलन पड़ता है, उसके अलावा भ्रंशीकरण होता है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो बीच में दरार आ जाती है, भ्रंश आ जाता है। और ज्वालामुखी क्रियाएं भी इसी उद्देश्य से होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। और 3 भागों में पहला हिस्सा ये होता है कि प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं। तो जब 2 प्लेटें एक ही दिशा में संचलन कर रही हैं, मतलब टेक्टोनिक प्लेट एक दिशा में आ रही है, तो इसका नतीजा क्या होगा कि बीच में इनके आपस में संपीड़न बल काम करेगा। संपीड़न बल क्या करता है, सिकुड़ने का काम करता है। तो ये जो सतह है ये सिकुड़ने लगेगी, यहाँ पे ऐसे फोल्ड आने लगेंगे, तो वलन की प्रक्रिया होगी। एक दूसरे से दूर जाएंगे तो भ्रंशन होगा, बीच में दरार आ जाएगी। ज्वालामुखी प्रक्रिया में भी यही होता है कि अंदर का जो मैग्मा है वो प्रेशर बनाता है, तो पृथ्वी की जो परपटी है वो कांपने लगती है, भूकंप जैसा आभास होता है और लावा का उद्गार वहाँ से होता है। और वो जो अंदर का मैग्मा है वो ऊपर जाकर सतह का निर्माण करता है, क्रस्ट को बनाने में वो भी सहयोग करता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। अब प्लेटें एक दूसरे से टकरा कर टूट भी सकती हैं, फिसल कर एक दूसरे के ऊपर सबडक्ट भी हो सकती हैं, जैसा कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के साथ हो रहा है। हमारी जो भारतीय प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकती जा रही है, यानी दबती जा रही है, और यूरेशियन प्लेट उसके ऊपर चढ़ती जा रही है। नतीजा ये है कि हिमालय पर्वतमाला और ऊंची होती जा रही है, ठीक है, और हमें ज़मीन का घाटा लग रहा है। अब इसके बाद देखिए, ये जो प्लेटों का मूवमेंट है ये कोई आज का नया नहीं है, ये लाखों वर्षों से चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और महाद्वीपों की स्थिति और आकार में बदलाव होता है। अब ये सडन चेंजेस नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और इसी वजह से ये उतने विनाशकारी नहीं है, और कभी कभी बड़े पैमाने पर भी परिवर्तन होता है। अब भारत की वर्तमान स्थलाकृति जो हम देखते हैं तत्काल में, उसका भी विकास इन्हीं गतियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी और भूकंप ये संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप देखते हैं कि 2 प्लेटें एक दूसरे के या तो करीब आ रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या फिर एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट हो रहा है, या फिर सबडक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब प्लेटों के किनारे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, वहीं पर जाकर इंटरेक्शन इनके बीच का होता है, मतलब दोनों संपर्क में आते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ पे ज्वालामुखी की क्रिया ज़्यादा होती है या भूकंप ज़्यादा आते हैं, ये माना जाता है कि वो जो टेक्टोनिक प्लेट है उनके किनारे पर स्थित है। किनारे पर होने की वजह से उन पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं, कभी कभी अपवाद भी होता है प्रकृति में, तो उसे हम देख रहे हैं। अब यहाँ नीचे चित्र बना है ताकि आप बेहतर समझ सकें। तो इसमें अभिसारी परिसीमा दे रखी है, रूपांतर परिसीमा दी हुई है, प्लेटों की अलग अलग गतियों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे मेंटल है। आप जानते ही हैं कि अर्थ को हम मोटे तौर पर 3 लेयर में बांट के पढ़ते हैं। जो सबसे ऊपर की परत है वो क्रस्ट है, उसके बीच वाला मेंटल है, और सबसे अंदर वाला कोर है। तो कोर तक तो कोई गया नहीं, लेकिन क्रस्ट और मेंटल के बारे में अच्छी जानकारी लोगों के पास है। कोर अभी भी रहस्यमयी है। ये ठीक है कि हम लोग मानते हैं कि उसका एकदम जो बीच का हिस्सा है वो ठोस है, और उसके ऊपर का जो आउटर कोर है, यानी बाहरी कोर, जो कि मेंटल से अपनी सीमा बनाती है, तो वो लिक्विड स्टेट में है, मतलब जेली जैसी संरचना वहाँ पे पाई जाती है। और वो जो लिक्विड है वो धात्विक लिक्विड है, मतलब धातु वहाँ पिघली हुई अवस्था में है, और वो तेज रफ्तार में घूम रहा है, और घूमने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये तो अपना एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन ऊपर की जो परत है उनके बारे में हम ठीक ठाक जानकारी रखते हैं। तो यहाँ आप देखिए अभी सारी परिसीमा, नीचे मेंटल है आपका, उसको छोड़ दीजिए, ऊपर की क्रस्ट से हमें मतलब है। ये आपकी प्लेट है और ये प्लेट है, दोनों टेक्टोनिक प्लेट है। देखने में ये ब्रेड के टुकड़े लग रहे हैं, लेकिन ये असल में टेक्टोनिक प्लेट है, जो कि बहुत बड़े साइज़ की होती है, और ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो एक दूसरे की तरफ आएंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे से टकराएंगी। अब टकराने के बाद उसमें से कोई एक प्लेट जो है वो ऊपर चढ़ जाएगी, और कोई एक प्लेट उसके नीचे जाकर दबना शुरू हो जाएगी। और जब नीचे जाकर दबना शुरू हो जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा कि नीचे से ऊंचाई बढ़ने लगेगी, नीचे से जो ढाल था वो कम होने लगेगा, और ये यहाँ पे ऊंचा स्थान पैदा होने लगेगा, और वो पर्वत बन सकता है, वलित पर्वत बन सकता है, या कोई और स्थलाकृति भी वहाँ पर खड़ी हो सकती है। इसका उल्टा अगर हो जाए अपसारी, ये तो अभिसारी परिसीमा बनी। अभी अपसारी परिसीमा में क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, तो बीच में एक दरार आ जाती है, भ्रंश पैदा हो जाता है, भ्रंशन होता है। यहाँ भी प्लेटों के किनारे संवेदनशील है, और रूपांतर में कुछ नहीं होता, ये एक दूसरे को रगड़ते हुए अगल बगल निकल जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर न तो चढ़ती हैं न एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो ये प्रक्रियाएं हैं 3, आप देख रहे हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को हम देखें तो भारत की भूमि बहुत अधिक भौगोलिक विशेषताओं को या विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत भौगोलिक विभिन्नताओं का और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का देश है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन अब इसमें हमें स्टडी करनी है पूरे भारतवर्ष की स्थलाकृतियों की, तो हम 4 प्राकृतिक प्रदेशों में इसे बांटकर पढ़ते हैं। और ये जो 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं उसमें आप देख लीजिए,
सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बाद विशाल मैदानी इलाका है, प्रायद्वीपीय पठार है जो कि प्राचीन है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बाद में डेवलप हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार पहले से ही था, और तट और द्वीप भी इसमें आते हैं। तो 4 भागों में हम बांट कर देखते हैं। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। तो शैल स्तर क्रम को हम देखेंगे उच्चावच और विवर्तनिकी प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में भारतवर्ष को हम बांट कर देख सकते हैं। तो वो कौन से प्रदेश हैं, यहाँ देखिए। उत्तरी पर्वत को हम इसमें देखें, सिंधु गंगा का मैदान देखें, थार के मरुस्थल को भी जोड़ लीजिए, और मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार ये भी इसमें आते हैं। 5वें नंबर पर आप तटीय मैदानों का अध्ययन करें, और 6वें नंबर पर अब तटीय सागर और द्वीप के बारे में देखिए। तो यहाँ इतना विस्तार से देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको विभाजन पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके डिवीज़न हैं। अब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जरा ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ चित्र के साथ आपको समझाया गया है। सबसे पहले हम उत्पत्ति देखेंगे। कोई भी प्रदेश विकसित हुआ होगा तो विकसित होने की प्रक्रिया क्या थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। वही आपने देखा ना कि भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का टकराव। और आज जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ एक विशाल सागर, विशाल तो नहीं था बहुत ज़्यादा, उथला था। इसमें गहराई पहले से ही कम थी, और उथला होने की वजह से ही इसमें उभार तेजी से आया। इसका नाम था टेथिस सागर। ये स्थित था बीच में, जहाँ हिमालय खड़ा है वहाँ पे पहले समुद्र था। और यहाँ स्थिति ये दर्शाई गई है कि पीछे के समय में, जैसे आप देखें कि 5400 लाख साल पहले क्या स्थिति थी, मतलब जो पृथ्वी पर महाद्वीप है वो किस कंडीशन में थे, और 4200 लाख साल पहले कुछ इस प्रकार की कंडीशन थी। मतलब आप देख रहे हैं कि इनकी जगह में लगातार बदलाव हो रहा है, इसीलिए नंबरिंग की गई है ताकि आप इसे समझ पाएँ। 3000 लाख साल पहले कुछ इस प्रकार की स्थिति थी, और करीब 1200 लाख साल पहले, मतलब 1200 लाख वर्ष पूर्व जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है। तो ये परिवर्तन लगातार होते रहे हैं और होंगे भी। ऐसा नहीं है कि इस समय जिस तरह के महाद्वीपों को और जैसी दुनिया को हम देख रहे हैं, आगे आने वाले कुछ 100 वर्षों में या 1000 वर्षों में वो ऐसी ही दिखेगी। ये आवश्यक नहीं है, बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो ये स्थितियाँ हैं। यहाँ वर्तमान स्थिति को भी देख लीजिए। वर्तमान स्थिति में आप जैसा दुनिया को देखते हैं वो ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें भी बदलाव होगा और हो भी रहा है। लगातार नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है उनमें चेंजेस आ रहे हैं, और हिंद महासागर के नीचे बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है, और आशंका है कि भविष्य में, मतलब निकट भविष्य में ही बहुत भयंकर सुनामी आने के आसार हैं। और इस प्रकार की चीज़ें, अभी नया द्वीप सामने आया जीलैंडिया, आपने सुना होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और यहाँ देखें आपकी पिछले 5400 लाख वर्षों में महाद्वीपों की जो गति है उसमें नंबरिंग की गई थी ना। तो पहले नंबर पे अफ्रीका, दूसरे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, यहाँ जो नंबर 2 पड़ा है वहाँ साउथ अमेरिका को आप देख रहे हैं। तो ये नंबरिंग आप वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि नक्शे की जानकारी आपके पास है। कुल मिलाकर बात ये है, यहाँ सारांश इसका ये निकलता है कि उत्तरी भाग जो था, पूरी पृथ्वी, ये पहले एक ही महाद्वीप इस पर हुआ करता था, महान महाद्वीप जिसे आप कहते हैं पैंजिया, और एक महान महासागर था जो कि था पैंथालासा। मतलब एक वाटर बॉडी थी और एक लैंड था। बाद में टेक्टोनिक मूवमेंट तेज होते हैं तो इनके बीच में डिवीज़न होता है। तो इसका जो उत्तरी हिस्सा था उसको हम कहने लगे लॉरेंशिया यानी अंगारा लैंड, और इसमें एशिया महाद्वीप, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के हिस्से आते हैं। और दक्षिणी भाग जो अलग हो गया, दक्षिण की ओर प्रवाहित हो गया, वो गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड का मतलब हो गया कि उसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मेडागास्कर और अन्य चीज़ें आती हैं। टेथिस सागर के दक्षिण के भाग में एक महाद्वीप हुआ करता था जिसको कि गोंडवाना भूमि कहा जाता था। तो इस प्रकार की परिभाषाएं भी मिलती हैं, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। टेथिस सागर के उत्तर में भी एक ऐसा ही महाद्वीप था जिसे कि अंगारा लैंड कहते हैं। तो टेथिस सागर को यहाँ केंद्र बना के उत्तर दक्षिण आपको बताया गया है। बात वही है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इसके अवशेष जो आप देख रहे हैं ना, टेथिस सागर के उत्तर वाला है अंगारा लैंड यानी लॉरेंशिया, तो उसके अवशेष हमें एशिया महाद्वीप में दिखते हैं, यूरोप में दिखते हैं और उत्तरी अमेरिका में दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो मध्य कल्प था या मध्य जीव कल्प आप उसे कह सकते हैं, उसके अंत में गोंडवाना भूमि और अंगारा भूमि के बीच में, मतलब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में टेथिस सागर का जो प्रदेश था, ये उथला समुद्र था, आपको बताया ही। तो इसमें भूगर्भिक हलचलें काफ़ी तेज हो गई और ये ऊपर उठने लगा, यानी नीचे से कोई ऐसी शक्ति थी, प्राकृतिक शक्ति थी जो कि ऊपर की ओर जमीन को पुश कर रही थी। और उठते उठते यहाँ का जो सारा पानी है वो बह गया। सीधी बात है कि कोई गहरा पानी का क्षेत्र है, कोई झील है या कोई नदी का क्षेत्र है, और उसकी गहराई की वजह से ही पानी वहाँ रुका हुआ है। अगर वो नीचे से उसकी गहराई खत्म होने लगे, जैसे नदी में गाद जमा होने लगती है, तलछट इकट्ठा होने लगती है, तो नदी पटनी शुरू हो जाती है और वहाँ का पानी सूख जाता है या वहाँ से बह जाता है।
तो वही चीज़ टेथिस सागर के साथ भी होती है। जब नीचे से वो अपनी गहराई को खोने लगता है तो वहाँ का पानी इधर उधर बह जाता है और वहाँ पर एक समतल ज़मीन और उसके बाद एक पर्वत खड़ा हो जाता है। अब इसका परिणाम ये हुआ कि उठते उठते जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को घेर लिया। जो यहाँ से पानी बहा वो गोंडवाना भूमि के कुछ हिस्सों को आवृत कर लेता है, यानी ढक लेता है। और इसी के साथ गोंडवाना, यहाँ गोंडनाना लिखा है, उसको आप गोंडवाना ही पढ़िएगा। तो गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया। ठीक है, विस्थापन का प्रभाव ऐसा पड़ा कि इसमें जो विखंडन की प्रक्रिया है वो होने लगती है और उसी के स्थान पर हिंद महासागर की सृष्टि हुई। तो टेथिस सागर ने बलिदान दिया तो उससे दो चीज़ें बनी, एक तो हमारा हिमालय बना और दूसरा हिंद महासागर एक स्वतंत्र रूप में सामने आया। वैसे तो समुद्र था ही पहले से। अब देखिए, टेथिस सागर के तल प्रदेश का उत्थान होने पर इतना ही सिर्फ नहीं हुआ, ये तो शुरुआती दौर था। बाद में इसमें और भी ज़्यादा परिवर्तन आते हैं, ये और ऊपर उठने लगता है। अभी तो इसने शुरुआत की थी। विस्थापन के कारण, वलन के कारण ये होने लगा कि भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार घुसने लगी, यानी सबडक्ट होने लगी। मतलब यूरेशियन प्लेट कुछ इस प्रकार से चढ़नी शुरू हो गई और जो हमारी भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट है वो इसके नीचे दबनी शुरू हो गई और वो प्रक्रिया आज भी जारी है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये ऊपर खुद ही उठ रहा है और नीचे से ये उसमें घुसा जा रहा है, तो इसकी ऊंचाई अपने आप बढ़ेगी और वही हो रहा है। हिमालय की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो अनंत ऊंचाई तक चला जाएगा, उसकी एक सीमा है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे नियंत्रित कर लेगा, लेकिन अभी तक वो ऊंचाई, उसकी जो प्रक्रिया है ऊंचे होने की, वो जारी है। अब ये वलन पड़ता गया और टेथिस सागर का जो प्रदेश है, मतलब टेथिस सागर का जो तलीय प्रदेश है वो लगातार ऊंचा होता गया। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जो कि चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिमालय तक ही सीमित रह गया, वो तो हम लोग नामकरण कर देते हैं, लेकिन असल में ये पर्वत मालाएं जो है ये पूरा यूरोप तक चली गई हैं और इसमें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां जो है वो आती हैं, मतलब इन्हें हम अल्पाइन समूह का भी कह देते हैं। और हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है ये, और हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई है, ये तो आप जानते हैं। ये युवा वलित पर्वत है, अभी बनने की प्रक्रिया इसकी जारी है। हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार और वलित पर्वतमाला है, नवीनतम है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यहाँ आप इसकी लंबाई देखें और पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है, पश्चिम में लगभग ये 500 किलोमीटर चौड़ा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई देख लीजिए कितनी ज़्यादा है, वैसे तो 8000 से ऊपर ही हैं ज़्यादातर चोटियाँ। और हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और यही वजह है कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल ज़्यादा है। तो ये वजह है यहाँ पे इसके चौड़े होने और कम चौड़े होने के पीछे। जहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे पर्वत चट्टानों पर दबाव ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कम मात्रा में दबाव लग रहा होगा, इस वजह से उन्हें फैलने का अवसर मिला। और जहाँ वो सक्रिय है, यानी पतला उनका संरचना स्वरूप हमें दिखाई देता है, तो वहाँ निश्चित तौर पर दबाव ज़्यादा होगा। तो पूर्वी छोर पे दबाव ज़्यादा दिखाई देता है और दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊँचा है। सीधी बात है कि दबाव दोनों ओर से पड़ रहा है तो वो चौड़ा नहीं हो पा रहा है। तो चौड़ा नहीं होगा तो उसके अंदर का जो मैटर है वो ऊपर की ओर जगह पाएगा और ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, तो उसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी, न कि चौड़ाई में। आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें हिमालय को, ये NCERT से उठाया गया नक्शा है और इसमें आप देख रहे हैं पूरी श्रृंखलाओं को। पामीर का पठार और पामीर की गांठ को आप सबसे पहले देखिए, ये गांठ यहाँ पे है और इधर कुनलुन श्रेणी है और इधर हिंदू कुश है। ये आपका काराकोरम है, यहाँ पे माउंट केटू है गाडविनास्टिन ऊंचाई पे, और ये नंगा पर्वत है यहाँ, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये पूछा जाता है कि कौन सी सबसे उत्तरी है, कौन सी सबसे दक्षिणी है, कौन सी सबसे पूर्वी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ मैप आपका काम करेगा और देख सकते हैं आप, यहाँ कैलाश रेंज है और ये लद्दाख श्रेणी के बगल में यहाँ पे है। यहाँ पे सांगपो रिवर आप देख रहे हैं, ये शिपकीला दर्रा है, ये बड़ा लाचा दर्रा है। दर्रे क्या होते हैं? पर्वतों के बीच में से आने जाने का मार्ग होते हैं, जिन्हें कि द्वार कहा जाता है, और द्वार से वो द्वार बने, द्वार से दर्रा बन गए। पीर पंजाल रेंज कुछ यहाँ पे है, जोजिला दर्रा यहाँ है, और ये जास्कर श्रेणी आप देख रहे हैं लद्दाख श्रेणी के ठीक नीचे हिमालय पर्वतमाला ये बिखरी हुई है। ये नेपाल है इधर, और यहाँ है व्यास रिवर, नदियाँ हैं, और ये आप देख रहे हैं। इसके बाद ये सतलज नदी है, राकस ताल से इसका उद्गम हुआ है। रावी यहाँ आप देख सकते हैं, चेनाब है, झेलम है, सिंधु यहाँ है, और सब अंत में मिलकर अरब सागर में जाकर समा गई हैं। तो ये सिंधु नदी का पूरा तंत्र है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसमें जो ट्रेंगुलर शेप है, यानी त्रिभुजाकार आकृति है, उससे पर्वतों को दर्शाया गया है। तो पर्वत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, केटू है और नंगा पर्वत है। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे का मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे और दिखेंगी। तो गंगा और यमुना का उद्गम आप जानते ही हैं कि गंगोत्री और यमुनोत्री जो हिमालय के ही ग्लेशियर वाले पार्ट है वहाँ से हुआ है। तो इन्हें आप निकलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन चूंकि बीच में उभार है,
यहाँ हम ये सोचते हैं ना कि कुछ नदियाँ पश्चिम में बह गई और कुछ पूर्व में चली गई, ऐसा क्यों? तो पानी को बहने के लिए हमेशा ढाल यानी स्लोप चाहिए होता है, जिधर ढाल रहेगा उधर ही वो बहेगा। तो बीच में हुआ ये कि उभरी हुई आकृति पैदा हो गई, यानी यहाँ बीच में कुछ स्थान ऐसा है जो कि ऊंचा है, ठीक है। तो ऊंचा होने की वजह से कुछ जो पानी है वो इधर की ओर बह गया यहाँ से लुढ़कते हुए, और कुछ हिस्सा जो नदियों के पानी का था, मतलब नदियों का था, वो इधर की ओर प्रवाहित हो गया, तो वो जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो ये बीच में जो जल विभाजक का काम करता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, उसे भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ नक्शे में देख रहे थे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालयी प्रदेश कहा जा सकता है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है ही है, और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। इन्हें विस्तार से देखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय यानी तिब्बती हिमालय, इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है और इसी वजह से इसको तिब्बत प्रदेश या तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। वजह ये, और इसका निर्माण जीवाश्म वाले समुद्री अवसादों से हुआ है, और इसकी जो निचली परत है वो टर्शियरी ग्रेनाइट से बनी हुई है। ग्रेनाइट का मतलब है कि यहाँ पर आग्नेय चट्टानों की अवस्थिति, और इसका मुख्य भाग जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है। इसकी लंबाई 365 किलोमीटर है, लंबाई आप देखिए, और इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। इस प्रदेश की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, जिसे कि आप यहाँ एक क्रम से देख रहे हैं। काराकोरम श्रेणी की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र ये है, और इसे उच्च एशिया की पीठ भी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो ऊंचाई है आप देख रहे हैं, भारत में स्थित होने की वजह से यहाँ इसका नाम है। वैसे तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा है, लेकिन भारत में स्थित की अगर बात करें तो ये 8611 मीटर ऊंची है टोटल। ये यहाँ पर स्थित है, काराकोरम रेंज में ये है, ध्यान दीजिएगा। काराकोरम की नूबा वैली जो है ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे पाया जाता है, तो लोकेशन आप देख रहे हैं। लद्दाख रेंज को देखिएगा, लद्दाख श्रेणी ये काराकोरम के दक्षिण में है, दिशा के हिसाब से देखें तो दक्षिण में है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी यानी तिब्बत और चीन को घेरता है, और जास्कर श्रेणी की अगर बात की जाए तो ये लद्दाख के दक्षिण और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में ही सिंधु नदी की घाटी पाई जाती है। तो ये भौगोलिक स्थिति है जिसे कि आप नक्शे पर और थ्योरी के माध्यम से देख रहे हैं। भूगोल को हमने पीछे छोड़ दिया, अभी उसमें बहुत कुछ देखना बाकी है जो कि क्रमशः कई सारे मॉड्यूल में कंप्लीट होगा। यहाँ हम भौतिक विज्ञान में एक बार फिर से वापस आ गए हैं। मापन और मात्रक पे हमने छोड़ा था, और उसके बाद कुछ फुटकर चीज़ों पर डिस्कस किया था। यहाँ हम देखेंगे सरल रेखा में गति को। तो सबसे पहले जब हम सरल रेखा में गति की बात कर रहे हैं तो ये जानना आवश्यक है कि गति क्या होती है। गति यानी मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ बदलाव हो, समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही है, आपने अभी तत्काल में देखा कि वो यहाँ पे है आपके सामने, और कुछ समय बाद देखा कि वो आपसे 10 मीटर की दूरी पर चली गई। एक चींटी को आप देख रहे हैं, तो चींटी जो है एक जगह पे आपने चीनी का दाना रखा है, उसको चाट रही है, और उसके बाद वहाँ से उसका पेट भरा तो वो अपने घर की ओर प्रस्थान की, तो चलते चलते अपने बिल तक चली गई, यानी वहाँ से दूर चली गई। कहने का मतलब ये है कि उसमें गति हो रही है, और ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें खुद चलायमान होने की कंडीशन नहीं है, तो उन पर कोई बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है। तो इस तरह की स्थिति है, और किसी भी वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ बदलाव होता है तो वो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वो वस्तु क्या है, गतिमान है। विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित है, और यदि कोई गतिमान वस्तु, यहाँ आप देखें, यदि कोई गतिमान वस्तु वेग के साथ समान समयांतरालों में, मतलब समान वेग के साथ समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है, तो ऐसी जो वस्तु होती है उसको हम कहते हैं कि वो एक समान गति से गतिमान है, यानी वो समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में उसने इतना फासला तय किया और 5 मिनट में उससे दुगना तय कर लिया, बराबर तय कर रही है। 5 मिनट में अगर वो 10 मीटर चल ले रही है तो अगले 5 मिनट में भी 10 मीटर ही चलेगी, उदाहरण के तौर पे। तो समान समयांतराल में अगर समान दूरी तय कर रही है तो वो एक समान गति कर रही है। और एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। त्वरण का मतलब ही है कि गति में, यानी जो वेग है उसमें बढ़ोतरी होगी। वेग परिवर्तन की दर से ही हम त्वरण को नापते हैं। तो त्वरण उत्पन्न होने का मतलब क्या होगा कि गति एक समान रही नहीं जाएगी, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती है। और यदि एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी में व्यक्ति प्लेटफार्म पर कोई गेंद फेंकता है तो गेंद का जो पथ है वो परवलय आकार होता है, परवलय के आकार का होता है, परवलय के आकार का होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करती है, यानी उसकी जो गति है, यानी उसका जो वेग है उसमें त्वरण है, त्वरण मौजूद है, तो इसका परिणाम ये होता है कि वस्तु की गति भी असमान गति कहलाती है। त्वरण भी हो सकता है, मंदन भी हो सकता है, यानी गति कम भी हो सकती है, गति बढ़ भी सकती है।
अब ये तो बात की हमने गति की, और जब हम बात गति यानी मोशन की करते हैं तो उसके जो इक्वेशन है वो जानने आवश्यक हैं, और इनको देने वाले यानी इनके नियमों को देने वाले आइजैक न्यूटन थे। इन्हें आप देखिए। गति का जो पहला नियम है वो आपको ये बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी स्थिर है तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहेगी, वो अपनी स्थिति में ही रहना चाहेगी, अपनी स्थिति से बाहर नहीं आना चाहेगी। और यदि गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी यानी उसी में रहेगी। ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि अब उस पर हम कोई बाहरी बल नहीं आरोपित करते। मतलब अगर गतिमान है तो हमें उसे रोकने के लिए उस पर कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो रुकेगी। और वही चीज़ एक स्थिर वस्तु के साथ भी होगी। अगर स्थिर वस्तु है तो उसको चलायमान बनाने के लिए उस पर कोई ना कोई बल आरोपित करना होगा। और यह जो वस्तु का गुण होता है, मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाहेगी यानी जड़ रहना चाहेगी, तो इसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व। और यह जो नियम है गतिमान बनाने के लिए बल लगाने की आवश्यकता होती है, ऐसा वाला नियम, ये जड़त्व का नियम कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि बताइए कि ये कौन सा न्यूटन के गति के नियमों में से फॉलो कर रहा है। अब यहाँ आप देखें कि चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि उनका जो पैर है वो तो बस के साथ गतिमान रहता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जड़त्व की स्थिति में होता है। तो जब एकाएक ब्रेक लगता है तो वो जड़त्व की स्थिति से बाहर आ जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। वही चीज़ यहाँ पे आप देखें कि जब रुकी हुई गाड़ी चलती है तो अचानक चल पड़ने से उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जो यात्री हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, और एकदम से चल दे तो पीछे की ओर सीट से टकरा जाते हैं। ये तो पहला नियम था। सेकेंड लॉ आपको ये बताता है, ये संवेग वाला नियम है, कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी संवेग जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कैसे नापेंगे, उस पर जो आरोपित बल है यानी उस वस्तु पर जो बल लगाया गया है उसके समानुपाती रखकर हम नापेंगे। और उसको थोड़ा और सरल भाषा में दर्शा दिया गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम द्रव्यमान को यम से व्यक्त कर रहे हैं, बल को कैपिटल एफ से व्यक्त कर रहे हैं, और एक्सीलरेशन यानी जो त्वरण है उसको स्मॉल ए से व्यक्त कर रहे हैं, तो सूत्र क्या बनेगा, F बराबर m इंटू ए, यानी F इज इक्वल टू m इंटू ए, इस प्रकार से। और इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि क्रिकेट का खिलाड़ी जो है वो गेंद को कैच करने के समय हाथ को थोड़ा पीछे कर लेता है। मतलब कैच करना होता है तो हाथ को थोड़ा पीछे ही रखता है, ये नहीं कि ऊपर करके कैच कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो पीछे की ओर करता है ताकि उसे बराबर पकड़ सके। तृतीय नियम तो आप जानते ही हैं, इसे एक्शन रिएक्शन रूल भी कहा जाता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। मतलब जितनी आप किसी वस्तु पर क्रिया कर रहे हैं यानी बल लगा रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में वो वस्तु भी आपके ऊपर उतनी ही मात्रा में बल लगाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो कि दो वस्तुओं के बीच में बल आरोपित करने पर हमेशा काम करता है। एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक तो बंदूक से गोली चलाने वाला उदाहरण आप देखते हैं कि जब आप बंदूक से गोली को दागते हैं तो जो बंदूक है वो गोली पर प्रेशर लगाती है और गोली आगे की ओर बढ़ती है और गोली बंदूक को पीछे की ओर धक्का देती है। तो अगर आप अपनी ठोड़ी से बंदूक को सटाए हुए हैं तो आपकी ठोड़ी टूटने की भी संभावना हो सकती है। और जब हम पानी में कूदते हैं तो हम तैरने के लिए अपने हाथ पैर को चलाते हैं और पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं तो पानी हमें आगे की ओर धकेलता है, ऐसे हम तैर पाते हैं। तो ये प्लवन के नियम के साथ जुड़कर हमें सहयोग करता है। और रॉकेट प्रक्षेपण में भी आप इसे देखते हैं कि रॉकेट के अंदर जो ईंधन होता है, गर्म गैसें उससे उत्पन्न होती हैं और वो पृथ्वी पर प्रेशर डालती हैं, बदले में पृथ्वी भी प्रतिक्रिया करती है और उतना ही दबाव रॉकेट के ऊपर डालती है। तो रॉकेट तेज गति से ऊपर की ओर उछलता है और उसे अपना पलायन वेग प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम डिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ तक तो हमने मोशन पे चर्चा की। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो किसी गतिमान कण के द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये है दूरी की सही परिभाषा। और दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। इसमें दिशा की आवश्यकता आपको नहीं है, आप सिर्फ दूरी बता दीजिए वो पर्याप्त है। लेकिन विस्थापन आपको बताना होगा तो उसके लिए दिशा चाहिए होगी। और इसका भी मात्रक मीटर है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर है। सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क वही सदिश और अदिश वाला है। विस्थापन को नीचे ही देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है कि किसी वस्तु की गति की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, यहाँ परिभाषा में भिन्नता है, ध्यान से देखिएगा। वस्तु की गति की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, ऐसे नहीं कि जहाँ से मन किया वहीं से नाप लिया। जैसे कि ये दो बिंदु हैं, यहाँ से शुरू किया और यहाँ ख़त्म करना है, तो जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। आप ऐसे ऐसे जाइए, ठीक है, आप ऐसे जाइए, आप 2-4 जगह चाय पीते हुए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और एक रास्ता है कि आप सीधा यहाँ से निकले और सीधी सरल रेखा में यहाँ तक पहुँच गए। ये न्यूनतम दूरी है और यही जो न्यूनतम दूरी है इसी को हम विस्थापन के लिए इस्तेमाल करेंगे।
और वैसे अगर हमें दूरी नापनी होगी सामान्य, तो उसके लिए हम बाकी जो रास्ते अपने अख्तियार किए थे उसको मीज़र कर सकते हैं। तो न्यूनतम दूरी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप याद रखिए। फिलहाल देखिए, तो यहाँ कहा गया कि यह कण की गति के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के स्थिति सदिशों के परिवर्तन के बराबर होता है। स्थिति सदिश जो होता है यानी वेक्टर जो होता है उसमें जो परिवर्तन आता है उसके ये बराबर होता है। कुल मिलाकर विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर है। विस्थापन का परिमाण गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये कैसे प्रूफ होगा? तो उदाहरण के तौर पे ये एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी शायद दिया होगा कि आप मान लीजिए कि अपने घर में हैं और आपको जाना है 10 किलोमीटर दूर और वहाँ आपका परीक्षा केंद्र है, वहाँ जाकर आप अपना प्रीलिम्स देने वाले हैं। तो आप इतना फासला तय करके सीधे रेखा में, मतलब जो न्यूनतम दूरी है उससे परीक्षा केंद्र पर पहुँचे। 10 किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया, वहाँ आपने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद सीधे उल्टे मुंह घर वापस आ गए। फिर से 10 किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया। आपसे पूछा जाए कि आपने कितनी दूरी तय की, तो 10 और 10 जुड़कर 20 किलोमीटर हो जाएगा। आपने कहा कि आज तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय कर ली, 20 किलोमीटर का सफ़र किया। लेकिन अभी अगर विस्थापन बताना हो तो आप 10 किलोमीटर आगे की ओर गए यानी केंद्र की ओर गए तो वो पॉजिटिव था। वापस उसी डायरेक्शन में आप अपोजिट लौट कर आए तो अपोजिट सिंबल यहाँ माइनस हो जाएगा। तो आपने जो 10 किलोमीटर फासला तय किया वो -10 किलोमीटर था। अब दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो +10 और -10 आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे ना, यानी 0। तो विस्थापन तो आपका 0 हो गया, यानी आपने कुछ नहीं किया। तो यही बात यहाँ कही जा रही है। अब दूरी और विस्थापन में फ़र्क देखिए। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है। वो मार्ग कैसा भी हो सकता है, जबकि विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है और इसीलिए वहाँ पर न्यूनतम दूरी की बात की जाती है। दूरी विस्थापन से अधिक या बराबर हो सकती है, मतलब अगर न्यूनतम दूरी है तब तो वो विस्थापन की श्रेणी में आ सकती है, लेकिन अगर वो घूम टहल कर कहीं और से नापी जा रही है तो फिर वहाँ विस्थापन में उसको नहीं गिना जाएगा। तो वो बराबर भी हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। दूरी जो है वो विस्थापन से कम नहीं हो सकती, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, गतिमान कण के द्वारा तय की गई दूरी कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन में वो चीज़ होती है। ऋणात्मक वो हो सकता है, अभी आपने पीछे एग्जाम्पल देखा, और 0 भी हो सकता है। अब चाल की बात कर लेते हैं। तो कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, यहाँ भी दिशा की आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ परिमाण ही काफ़ी है। और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग और चाल का मात्रक एक ही जैसा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब चाल की कई सारी वैरायटी हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है और एवरेज स्पीड है। तो सबसे पहले एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड को देखिए। इसमें यह बताया गया कि जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो इसकी जो चाल होती है उसको हम कहते हैं एक समान चाल। जैसे आपने देखा ना, एक समान दूरी, वैसे ही यहाँ पर एक समान चाल की बात हो रही है। और एक समान गति में हर समय यानी तात्क्षणिक वेग का मान वही होता है जो कि औसत वेग का होता है, यानी वेग में परिवर्तन हो नहीं रहा है। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो चाल भी बदल जाएगी, ये सीधी बात है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, सब कुछ जो है वो एक समान है। असमान चाल क्या चीज़ है? तो इसमें बात यह है कि समान समय अंतराल में वो असमान दूरी तय कर रहा है। समय अंतराल तो ठीक है, लेकिन जो दूरी है वो कैसी है? इर्रेगुलर है, असमान है। तो ऐसी जो चाल होती है उसको असमान या फिर परिवर्ती चाल कहा जाता है, जिसमें लगातार परिवर्तन आ रहा है। औसत चाल को देखिए, तो औसत चाल को जानने के लिए सूत्र है। एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि दिए गए समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का जो अनुपात निकालते हैं हम, यानी दोनों को आपस में भाग दे देते हैं, तो हमें प्राप्त होती है औसत चाल। सूत्र के तौर पे भी देख लीजिए, यहाँ पर VAV का मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे स्पीड से है असल में, तो ये एवरेज है, मतलब औसत है। यहाँ डेल्टा एस और डेल्टा टी का तात्पर्य यह है कि तय की गई कुल दूरी को हमने डेल्टा एस से दर्शाया है। यहाँ आप देख सकते हैं छोटा छोटा लिखा है, इसे जरा जूम किया जा सकता है, आप देखिए। तो तय की गई जो कुल दूरी है उसको हमने डेल्टा एस से डिनोट किया है, ये जो सिंबल है ये डेल्टा का है, और लिया गया जो समय है उसको हमने डेल्टा टी से डिनोट किया है और दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया है। ये आपका डिनोमिनेटर और आपका ये न्यूमरेटर, भाग देंगे जो आएगा वो औसत चाल हो जाएगा। अब इसके बाद वेलोसिटी को देखिए, जो कि एक सदिश राशि है। अब इसमें ये परिभाषा है कि कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करेगी यानी जितना ज़्यादा विस्थापित होगी, इसका ये मतलब है, तो उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं।
यहाँ थोड़ी सी परिभाषा अलग है, और ये एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक वही है जो चाल का था, लेकिन वेग में वही स्थिति है जैसे आपने दूरी और विस्थापन में देखा ना, कि दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पे चाल और वेग में है। चाल हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन ऋणात्मक स्थितियाँ भी कुछ अपवाद स्वरूप होती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होती हैं। वेग के साथ ये सब हो सकता है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सदिश होने का यही फायदा है। अब आगे चलते हैं। देखिए, चाल और वेग के बीच का यहाँ पे संबंध, या आप कह लीजिए कि थोड़ा तालमेल दर्शाया गया है कि किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। तो चाल का सूत्र अगर हम निकालना चाहें तो चली गई दूरी बटे समय, या तय की गई दूरी बटे समय, ये सीधा सीधा सूत्र है। चाल और वेग में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जो कि आपके काम का है वो ये है कि चाल में सिर्फ परिमाण होता है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, न उसकी आवश्यकता होती। जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा आपको बतानी ज़रूरी है, और इसीलिए यह एक सदिश राशि है। अब वेग का जब हमने अध्ययन किया तो हमें त्वरण को पढ़ना ही पड़ेगा, यानी एसिलरेशन, और इसका एक छोटा भाई है जिसे हम रिटार्डेशन यानी मंदन कहते हैं। तो त्वरण किसी भी वस्तु के वेग को बढ़ाने का काम करता है। त्वरित गति का मतलब क्या है कि तेज रफ्तार हो जाती है उसकी, जिस वेग से वो चल रही थी उससे थोड़ा स्पीड उसकी बढ़ जाती है, और मंदन इसी को घटाने का काम करता है। कुल मिलाकर वेग में परिवर्तन होता है, तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण, और यह भी एक सदिश राशि है। क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, चाल में परिवर्तन की बात नहीं की जा रही है, तो वेग खुद ही एक सदिश राशि है, तो उसी पर आश्रित रहने वाला ये त्वरण कैसे अदिश हो जाएगा, तो ये भी सदिश है। अब इसकी दिशा वेग परिवर्तन की ही दिशा होती है। मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का सूत्र सिंपल है, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब वेग में परिवर्तन आ रहा है, डेल्टा जो है वो चेंज को दर्शाता है, और नीचे समय अंतराल यानी समय में भी परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा टी से उसको डिनोट कर दिया। तो ये हमारा सूत्र हो गया, और एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। एक विमीय गति के समीकरण को देख लीजिए। तो ये गति के समीकरण आप जानते ही हैं, इसमें फार्मूला वाइज कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, वो सूत्र और सवाल पर निर्भर करता है, लेकिन मूल समीकरण आपके यही है। ठीक, तो इसमें पहला समीकरण, अच्छा एक चीज़ का इंट्रो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें जो सिंबल दिए हुए हैं वो पहचानने आवश्यक है। v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, इसमें से a जो आप देख रहे हैं वो त्वरण है, और t जो है वो समय है, और यस क्या है, ये तय की गई दूरी या विस्थापन आप इसे कह सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें आप देख लीजिए। अब उसी के आधार पर ये सूत्र बना हुआ है। तो सूत्र के हिसाब से देखें, v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है, और उसके बाद यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको जरा बड़ा कर लीजिए, ये देखिए, हाँ, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। और तीसरा वाला जो समीकरण है उसमें बताया गया कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर गुरुत्व के अधीन गति हो रही है तो जहाँ पर हम a लिख रहे हैं वहीं पर हम g लिखेंगे, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ 90वें सेकंड के लिए अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो वस्तु का प्रारंभिक वेग u रहेगा, वस्तु का त्वरण a रहेगा, t जो है वो समय है, तय की गई दूरी यस है। 90वें सेकंड के लिए होगा ये कि इसमें जो आप t लिख रहे हैं उसकी जगह पे 2n-1 कर देंगे, और समीकरण कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जो दूसरे समीकरण का परिवर्तन है उसे आप देख रहे हैं, यस बराबर u प्लस हाफ a ब्रैकेट के अंदर 2n-1। अब मोशन अंडर ग्रेविटी देखिए, अभी आपको बताया ना कि जहाँ a था वहाँ g हो जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ सिंबल में भी चेंजेस आएंगे। तो यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या नीचे की ओर गिराया जाता है तो वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है। आप देखते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचता है, और इस प्रकार की जो वस्तु की गति है कि आपने उसे अपने हाथ से फ्री कर दिया, या तो ऊपर उछाल दिया या नीचे फेंक दिया, तो उसके बाद आपके हाथ का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, अब उस पर पूरा नियंत्रण पृथ्वी का है। तो ये जो गति होती है ना, इसको गुरुत्वाधीन या गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं। गुरुत्वाधीन गति के समीकरण को लिखते समय a के स्थान पे गुरुत्वीय त्वरण का जो सिंबल है स्मॉल g, उसको लिखते हैं। और ऊपर की ओर गति का अगर हमें समीकरण लिखना है, ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका गया है, तो उसके लिए हम जब लिखेंगे तो v, यहाँ जो सिंबल है उसे देख लीजिएगा, v बराबर u माइनस जी टी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब माइनस का इस्तेमाल हमने किया है, और h, अब यहाँ पर यस जो दूरी थी उसकी जगह हमने ऊंचाई ले ली है, क्योंकि ऊपर नीचे जब फेंका जाता है तो वहाँ ऊंचाई कैलकुलेट होती है। तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सभी जो है वो माइनस हो गए हैं। और यहाँ आप तीसरे वाले को देख रहे हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस 2gh ध्यान दीजिएगा। और जहाँ जहाँ यस था वहाँ यच हो जाएगा, और जहाँ पर आपका a था वहाँ g हो जाएगा, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया है, वो आप देख रहे हैं। ये तो बात हो गई जब हम ऊपर की ओर किसी वस्तु को उछाल रहे हैं। अगर हम नीचे ही फेंक दे तो नीचे फेंकेंगे तो रहेगा सब प्लस, लेकिन जो सिंबल में चेंजेस आए थे वो जस के तस ही रहेंगे। मतलब v बराबर u प्लस 2gt, माफ़ कीजिए, v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, और यच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे की ओर फेंकने पर है,
और v² बराबर u² प्लस 2gh हो जाएगा। ये चीज़ें हमने देखी। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ तक हमने गतियों के बारे में पढ़ा है। तो एक वेराइटी ऐसी होती है कि हम पत्थर उछालने का शौक सबको होता है। हाथ में कोई पत्थर है तो हम लोग निशाना लगाने के लिए आगे की ओर उछालते हैं, और ऐसे में जब पत्थर हमारे हाथ से मुक्त होता है और ज़मीन पर गिरता है, उसके बीच में जो उसकी गति होती है वो कुछ टेढ़ी सी होती है, वक्राकार होती है, और उसको हम कहते हैं प्रक्षेप गति, यानी प्रक्षेपित करना। किसी वस्तु को आपने प्रक्षेपित किया यानी उछाला। कोई बॉल भी हो सकती है, कोई पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी प्रक्षेप की गति में आप फुटबॉल की या क्रिकेट की बॉल या बेसबॉल या कोई भी चीज़ को ले सकते हैं जिसे कि आप अपने हाथ से दूर उछाल रहे हैं। किसी कुत्ते को आपने पत्थर मारा तो उसके लिए भी आप हाथ से पत्थर को उछाल रहे हैं, वो कुत्ते तक गया, उसे लगा नहीं लगा वो अलग बात है, न लगे तो और अच्छा, और रास्ते में उसने जो गति तय की है वो प्रक्षेप गति। अब यहाँ आप देखें इस प्रकार की और भी गतियाँ हो सकती हैं। इसमें जो घटक है बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है और गुरुत्वीय बल के कारण एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में वो काम करता है। तो ये तो इसकी फिजिकल परिभाषा हो गई। लेकिन प्रक्षेप गति का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली का एक लेख जारी हुआ था, मतलब उन्होंने अपना एक पेपर लिखा था, और उसको यहाँ आप उसका नाम देख रहे हैं, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम। ये 1632 का पेपर है, सोच लीजिए कितना पीछे का है। तो इसमें प्रक्षेप गति के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों की स्वतंत्र प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया था, और अगर प्रक्षेप पर किसी भी तरह का कोई बाहरी बल या कोई बाहरी डिस्टर्बेंस नहीं है तो प्रक्षेप का पथ हमेशा ही परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का होता है। रॉकेट प्रणोदन की बात कर लेते हैं। तो किसी रॉकेट की उड़ान उन शानदार उदाहरणों में से एक है जिसमें कि न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। तो आपको पीछे ही बताया कैसे काम करता है। मतलब रॉकेट के अंदर जो ईंधन होता है, गैसीय ईंधन या फिर ठोस ईंधन का भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर जब उसे प्रज्वलित किया जाता है तो गर्म गैसों का गुबार पैदा होता है जो कि नीचे की ओर धरती पर प्रेशर लगाता है, दबाव डालता है, और जितनी रफ्तार में वो धरती को धकेलता है उतनी ही तेज रफ्तार में धरती अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर बल लगाती है और रॉकेट ऊपर की ओर उछल जाता है। तो ये होता है। अब यहाँ पर गैसों का अगर बात की जाए, मतलब रॉकेट में जो भरी हुई गैसें या उसका जो ईंधन है, तो इस लिहाज से रॉकेट से निकलने वाली गैसें लगभग स्थायी वेग से गति करती हैं। यदि दहन के दौरान गैस के निकलने की दर स्थायी हो तो संवेग परिवर्तन की दर भी स्थायी होगी। गैलीलियो की चर्चा हमने की थी। गैलीलियो गैलीली को देखिए 1564 से लेकर 1642 ये इनका समय है, और गैलीलियो गैलीली इन्हीं से प्रेरणा लेकर न्यूटन ने अपना रिसर्च वर्क आगे बढ़ाया था। इटली के पीसा शहर के ये रहने वाले थे। पीसा की मीनार आपको याद होगी। 1564 में इनका जन्म हुआ था, और 4 शताब्दी पहले यूरोप में जो वैज्ञानिक क्रांति फैली थी, आपने देखा ना, औद्योगिक क्रांति और यंत्रों का आविष्कार और तरह तरह की खोजें, तो उसमें गैलीलियो का भी बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने त्वरण की संकल्पना की थी, पिंडों के आनत तलों, समतलों और गति का अध्ययन किया था। मुक्त रूप से गिरने वाला जो पिंड होता है उस पर कौन सा बल काम करता है, इस पर इन्होंने स्टडी की थी। और इन्होंने अरस्तु की एक धारणा थी, अरस्तु एक महान दार्शनिक कम वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एक धारणा अपनी इससे पहले हाइपोथेसिस दी थी कि किसी पिंड को गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है, और भारी पिंड जो है वो हल्के पिंड की तुलना में गुरुत्व के प्रभाव में तेजी से नीचे गिरते हैं। तो इन दोनों का खंडन गैलीलियो ने कर दिया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, आवश्यक नहीं है कि सदैव ऐसा ही हो। इस प्रकार से उन्होंने जड़त्व के नियम की खोज की। गैलीलियो ने यह बताया कि अगर कोई गतिमान वस्तु है तो वो गतिमान ही रह जाएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आप नहीं लगाते। तो ये चीज़ बाद में न्यूटन ने और स्पष्ट कर दी। गैलीलियो के समय में उतना ज़्यादा डाटा इकट्ठा करने के संसाधन नहीं थे। इन्होंने रिसर्च तो किया लेकिन वो उतने बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने नहीं आ पाया जितना कि बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम से न्यूटन ने सबके सामने पेश किया और अपने नाम से टैग चिपकवा लिया। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। और गैलीलियो खगोलिकी के क्षेत्र में भी आविष्कारक थे, मतलब एक क्रांतिकारी आविष्कारक कहे जा सकते हैं। 1609 में उन्होंने अपना दूरदर्शी विकसित किया था और इसे उन्होंने स्वयं बनाया था। हॉलैंड में सबसे पहले इसको खोजा गया था और इससे इन्होंने कई चौंकाने वाले प्रयोग किए। अब यहाँ प्रेक्षण भी आप देखिए कैसे कैसे हैं। इन्होंने कहा कि चंद्रमा का जो पृष्ठ है उस पर पर्वत और गर्त पाए जाते हैं, उससे पहले किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। और सूर्य पर काले धब्बे हैं। सूर्य जैसा चमकदार तारा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस पर काले धब्बे भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि काले धब्बे। और बृहस्पति के उपग्रह भी हैं। बृहस्पति को लोग ऐसे ही समझते थे कि वो तो एक तारा हो सकता है, ऐसी भी संभावना लोगों के दिमाग में थी क्योंकि उसके अंदर दोनों ही प्रवृत्तियां थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं, प्लैनेट की भी और स्टार की भी। तो उसके भी उपग्रह हुआ करते हैं। शुक्र की कलाएं हैं, उनका अध्ययन इन्होंने किया। तो कुल मिलाकर इनका जो टेलीस्कोप था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। और निष्कर्ष ये निकाला कि आकाशगंगा अपनी ज्योति नंगी आंखों से न दिखाई दे सकने वाले असंख्य तारों से प्राप्त करती है। आकाशगंगा हमें आसमान में एक सर्पिलाकार बहती हुई नदी के समान दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो ज्योतिर्मय हमें दिखती हैं? उसमें बहुत सारे तारे हैं, स्टार्स हैं, और उन्हीं की चमक उसे प्रज्वलित रखती है।
अब यहाँ आप देखें कि वैज्ञानिक तर्क की अति उत्तम रचना डायलॉग ऑन द, यहाँ आप देखें डायलॉग ऑन द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। इसमें गैलीलियो ने कॉपरनिकस के द्वारा जो सौर परिवार का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत था, मतलब हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस जिसे आप कहते हैं, तो उसका समर्थन किया था और अंततः इसी सिद्धांत को सार्वजनिक मान्यता भी प्राप्त होती है। पहले क्या होता है कि जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस आती है, यानी भूकेंद्रीय अवधारणा, तो उसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानकर ये बताया गया कि सारे प्लैनेट और जितनी भी चीज़ें हैं सेलेस्टियल बॉडीज वो उसी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। लेकिन बाद में कॉपरनिकस ने ये कहा कि सूर्य केंद्र में है और सब उसका चक्कर लगाते हैं, और उसके बाद भी ये मालूम हुआ कि सूर्य भी केंद्र नहीं है, वो तो आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। असल में सूर्य आकाशगंगा का एक हिस्सा है, सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, उसके जैसे न जाने कितने तारे हैं। तो ऐसी कल्पनाएं बाद में, मतलब अंतरिक्ष के बारे में जितना हम जानते हैं उतना ही अपर्याप्त होता है, उससे ज़्यादा कहीं जानने के लिए बचा रहता है। तो ये विस्तार है। फिलहाल गैलीलियो ने अच्छा खासा रिसर्च किया, और गैलीलियो के साथ ही वैज्ञानिक जांच यानी खोजबीन की विधि में भी एक बड़ा मोड़ आता है। अब विज्ञान मात्र प्रकृति के प्रेक्षण के आधार पर या तार्किक अनुमान के आधार पर नहीं स्वीकारा जाता था। अब लोग पहले प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने की बात करते थे। इससे पहले वाला जमाना दार्शनिकों का था, ये दार्शनिक ही वैज्ञानिक बन जाते थे। ये अपना दर्शन वाला अध्ययन करते करते कल्पनाएं करते थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। अब वो कल्पनाएं सही भी हो सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। तो वो हाइपोथेसिस का ज़माना गुजर गया और अब प्रैक्टिकल के सहारे साइंस को प्रूव करने की नौबत आ गई थी। तो गैलीलियो के द्वारा ये शुरुआत की जाती है, और भौतिक राशियों की माप, इसके अलावा गणितीय संबंधों की खोज, ये सब विज्ञान का हिस्सा बन गए। और उनकी इसी विलक्षणता योग्यता के कारण या विलक्षण योग्यता के कारण गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो ये सब चीज़ें आप एक लगातार देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन को देख लीजिए, गैलीलियो के आगे वाले। तो आइजैक न्यूटन का जन्म होता है 1642 में। इंग्लैंड में ये पैदा होते हैं, वुल्सथॉर्प नाम का शहर था, और इसी साल गैलीलियो का देहावसान हुआ था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये गैलीलियो का ही पुनर्जन्म है, वो अपना काम अधूरा छोड़कर गए थे और वो फिर से पैदा होकर आए हैं एक नया शरीर धारण करके, ताकि वो अपने अधूरे काम को पूरा कर सकें। और मज़े की बात यह है कि न्यूटन वही काम आगे बढ़ाते हैं। अब इनके अंदर अद्भुत गणितीय प्रतिभा थी और अभियांत्रिकी रुचि भी थी। अब 1662 का जो समय था, स्नातक पूर्व का अध्ययन करने के लिए कैम्ब्रिज जाते हैं, और प्लेग महामारी फैलने की वजह से बीच में विश्वविद्यालय बंद हो जाता है। तो ये वापस अपने मदरलैंड यानी अपनी मातृभूमि में लौट आते हैं, और 2 साल तक इन्हें यहाँ पर बंद रहना पड़ता है। जैसे क्वारंटाइन वाला दौर हमारे समय में चला कोरोना वायरस की वजह से, तो कुछ वैसा ही होता है। उस समय प्लेग ही महामारी बन जाता है। तो इन्हें एकाकी जीवन बिताना पड़ा, और ऐसे खोजी आदमी को एकाकी जब रहना पड़े तो परेशान हो जाएगा, तो वो खोजे करेगा फिर। और ऐसे में इन्होंने गणित और भौतिकी के कई सारे आविष्कारों का उद्गम किया। जैसे कि आप देखें कि ऋणात्मक और भिन्नात्मक घातों के लिए जो बाइनोमियल थ्योरम होती है यानी द्विपद प्रमेय होती है, उसका आविष्कार इन्होंने किया। और कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित जो होती है, उसका इजाद इन्होंने किया। गुरुत्वाकर्षण का व्युत्क्रम वर्ग का नियम खोजा, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम की अवधारणा, और इस तरह के बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने बैठे बैठे 2 साल में खोज डाले। जब ये वापस कैम्ब्रिज लौटे तो इन्होंने प्रकाशिकी पर अपने अध्ययन को काफ़ी आगे बढ़ाया, आविष्कारों को आगे बढ़ाया, और एक परावर्ती दूरदर्शक की रचना की। इन्हें पता था कि हम किस सहारे या किस चीज़ के सहारे अंतरिक्ष को जान सकते हैं। गैलीलियो इनके लिए प्रेरणा थे, और इन्होंने प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के क्षेत्र में काम किया और एक परावर्तक का निर्माण किया, जिससे कि ये लंबी दूरी के प्रेक्षण ले सकते थे। अब 1684 में होता यह है कि इनके एक मित्र थे जिनका नाम था एडमंड हैली, और इन्हीं के उत्साहित करने पर न्यूटन ने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को संकलित करना शुरू किया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई जब तक कुछ लिखित नहीं है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप जबानी बताएंगे, जब तक आप हैं तब तक लोग जानेंगे, उसके बाद कौन जानेगा। तो इसको स्क्रिप्ट के रूप में दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको इन्होंने लिपिबद्ध करना शुरू किया यानी लिखना शुरू किया, और बाद में यही एक पुस्तक के रूप में पब्लिश होता है, महान ग्रंथ के तौर पे प्रकाशित होता है। इसका नाम है द प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये सिर्फ मैथमेटिक्स की किताब नहीं है, बल्कि इसमें फिजिक्स के भी ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जो कि लोगों को चकरा दे। अब यहाँ देखें कि इसी ग्रंथ में गति के तीनों नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया गया है। केपलर के ग्रह गति के नियमों की विधिवत व्याख्या की गई है, और बहुत सारी नई नई पथ प्रदर्शक उपलब्धियों को इसमें कूट कूट कर भरा गया है, यानी ठूस ठूस कर भरा गया है। ज्वार भाटा का सिद्धांत है, और विषुओं का जो पुनर्सरण की व्याख्या है वो दिखाई देती है। ग्रहों की संगतियों का परिकलन किया गया है, और एक ऑप्टिक्स नाम का नया ग्रंथ यानी प्रकाशिकी के नाम से एक नया ग्रंथ इन्होंने विकसित किया, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रकाश के वर्ण संबंधी जितने भी कार्य हैं उसका ब्यौरा दिया गया है। कॉपरनिकस ने जिस वैज्ञानिक क्रांति को शुरू किया था उसको गैलीलियो आगे ले जाते हैं, और गैलीलियो का काम पूरा करने वाले न्यूटन थे। इस प्रकार से ये आगे चलता है, और एक ही समीकरण पृथ्वी पर सेब के गिरने और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा करने को नियंत्रित कर सकता है। तो कुल मिलाकर अब बुद्धिजीवियों का वर्ग जो है वो उदित हो चुका था।
यहाँ तक हमने देखा। अब यहाँ से फिर से मोड चेंज हो गया है, अब थोड़ा सा हम पैसे रुपए की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की शब्दावली पर हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी, ये भाग 2 है। यहाँ पर हम मोर्टेलिटी रेट से शुरू करेंगे। मृत्यु दर क्या होती है? तो शब्द मृत्यु पर ही आधारित है, यानी वर्ष भर में प्रति 1000 जनसंख्या में जितने लोग मर गए उनकी संख्या को गिन लिया जाता है। 1000 लोगों में कितने लोग मरे सालाना, उसी को गिनते हैं और इसी आधार पर हम मोर्टेलिटी रेट को तय करते हैं। अब ये मृत्यु जो है ये सामान्य हो सकती है, रोग के कारण हो सकती है। दोनों प्रकार की जो मौतें हैं, मतलब दोनों तरीके से लोग मरे हैं, तो उन दोनों को ही इस गणना में शामिल किया जाता है। और ये रुग्णता दर से भिन्न होती है, मतलब रोगी होने वाली जो दर गिनी जाती है उससे ये अलग है। रुग्णता दर को बीमारी के कारण काम न कर पाने के तौर पे देखते हैं। रुग्णता का मतलब मर जाना नहीं होता है कि आप रोगी हैं तो मर गए। रोगी हैं तो आप काम करने में सक्षम नहीं है, मतलब आपका शरीर अभी कमज़ोर है या फिर आप उस अवस्था में नहीं है, तो आप अभी इलाज करवा रहे हैं, तो वो कंडीशन अलग है। लेकिन मरने वाली कंडीशन को सबको एक ही में नापा जाता है। मुद्रास्फीति को देखिए तो सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि, सीधी परिभाषा इसकी है इन्फ्लेशन जिसे आप कहते हैं। नेशनल प्रोडक्ट इनकम को देख लीजिए, तो किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों और विदेशों में प्राप्त आय का योगफल जब हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है नेशनल इनकम का स्रोत। रुग्णता को देखें आप, ये मोरबेडिटी है और बीमार पड़ने की प्रवृत्ति को कहा जाता है रुग्णता। ये अस्थायी अपंगता की तरह से काम करती है। मतलब आप मान लीजिए कि अच्छे भले आदमी हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, और एकदम से आपको वायरल बुखार जकड़ ले, जो कि जानलेवा नहीं होता, सिर्फ कष्टदेह होता है और तेज बुखार आता है, तो आप कुछ समय के लिए अपाहिज ही हो गए, मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो क्या है फिर ये अपंगता की स्थिति है। तो ऐसी जो अपंगता की स्थिति है इसी को रुग्णता कहा जाता है। और लगातार अगर आप रोगी हैं तो निश्चित तौर पे आप मृत्यु की ओर बढ़ सकते हैं, तो वो अलग बात है। रुग्णता के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो श्वास संक्रमण और दूसरा डायरिया। हमारे देश में यही 2 कारण ज़्यादा बढ़े हैं। श्वसन का संक्रमण, उसमें कोरोना भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, और बाकी डायरिया या पेट संबंधी समस्याएं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि वहन क्षमता और धारण क्षमता दे रखी है, वही एक ही बात है दोनों। कैरिंग कैपेसिटीज को कहा जाता है। घनत्व विशेष पर जनसंख्या को धारण करने की जो परिवेश क्षमता होती है उसको कहते हैं हम वहन क्षमता। और तकनीकी परिभाषा अगर आप जानना चाहें तो घनत्व आधारित जनसंख्या का वह अधिकतम आकार जहाँ पहुँचकर इसकी वृद्धि रुक जाती है, मतलब इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ती है। अतः उस अधिक सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है, यानी वहाँ तक जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यदि जनसंख्या धारण क्षमता से अधिक हो जाए तो अपर्याप्त स्थान, खाद्य इत्यादि के कारण निर्वाह से जुड़ी हुई कठिनाइयों की वजह से प्रजनन प्रक्रिया बाधित हो जाएगी और वहीं पर वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, ये होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव जो है उसकी आबादी हमेशा बढ़ती ही रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। एक लिमिट होती है, उसके बाद प्रकृति खुद ही बैलेंस कर लेती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो इंसानी आबादी एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ती जा रही है, तो वो अभी अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंची है। जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद उसका भी विनाश होगा, यानी प्रकृति वहां पर बैलेंस करने का काम अपने ही शुरू कर देगी। हमें किसी परिवार नियोजन के साधन को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन वो कंडीशन विनाशकारी होगी, यानी जितना कुछ हमने इतना बनाया है, डेवलप किया है, वो सब नष्ट हो जाएगा तब तक। तो उसको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ आप देखें कि विभिन्न प्रजातियों की धारण क्षमताएं परिवेश के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, ये तो सही बात है। और अनेक कारणों से समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। मतलब पता लगा खाना थोड़ा सा उपलब्ध हो गया तो कुछ लोग जी गए, ये भी हो सकता है। पर्यावरण उनके अनुकूल है तो जी गए। वस्तु और सेवा कर ये जान लीजिए तो 2017 में इसे लागू कर दिया गया था और वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है। अब इसमें यहाँ आप देखें कई प्रकार के कर थे, जैसे कि बिक्री कर और एकल कर व्यवस्था यहाँ लागू करने के लिए सारे करों को, जो छोटे छोटे कर थे उनको एक में मर्ज कर दिया गया और एक GST नाम का जो टैक्स है उसको डेवलप किया गया। वस्तु और सेवा कर प्रत्येक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। कर की कई दरें होती हैं, जैसे कि 0%, 5%, 12, 18, 28, जो लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है और पूरे देश में दरें एक समान होती हैं। अब यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, उसके बाद हम ग्रॉस वैल्यू एडेड और मर्चेंट बैंकर्स जो हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे GDP। अब GDP को हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन असल में ये होता क्या है? अर्थव्यवस्था में बेसिक जो डिफिनीशन है यानी परिभाषाएं, वो जाननी आवश्यक होती हैं। अगर आप परिभाषाएं जानते हैं तो उसके बाद सिर्फ करंट अफेयर पढ़कर आपका काम हो सकता है। तो एक वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में अंतिम रूप से उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं, उनका मुद्रा मूल्य, इसे हम नापते हैं GDP के तौर पे। GDP एक देश की आर्थिक शक्ति का मापक है, और जबकि यहाँ देखें GDP प्रति व्यक्ति को सामान्यतः देश के जीवन स्तर का सूचक मान के चलता है। मतलब यहाँ प्रति व्यक्ति को सामान्यतः देश के जीवन स्तर का सूचक माना जाता है। तो GDP का कैलकुलेशन कैसे होता है ये बताया जा रहा है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या होता है?
तो सकल मूल्य वर्धित या सकल वर्धित मूल्य, इसमें गणना सकल घरेलू उत्पाद और सहायकी में से अप्रत्यक्ष कर की राशि को घटा कर की जाती है। सूत्र के तौर पे आप देखें तो जीवीए ये बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और साथ में सब्सिडी। इन दोनों को आपने क्या किया, जोड़ दिया। जीडीपी में आपने क्या किया, सब्सिडी को जोड़ा और उसके बाद उसमें से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको घटा दिया। तो अब जो रिजल्टेंट आपको प्राप्त हुआ है वो है ग्रास वैल्यू एडेड यानी जीवीपी, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। मर्चेंट बैंकर की परिभाषा को आप देखें तो कंपनियों को सलाह देने, उनके अंश और ऋण का निर्गमन का प्रबंधन करने वाले जो बैंक होते हैं या वित्तीय संस्थान होते हैं उनको मर्चेंट बैंक कहा जाता है। व्यतिक्रम या चूक जिसे आप देखते हैं डिफॉल्ट के तौर पे, तो नियत तिथि पर ऋण का या ब्याज का भुगतान नहीं कर पाना ये डिफॉल्ट की स्थिति है और ऐसा व्यक्ति डिफॉल्टर कहलाता है। ऋण ये किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से सरकार द्वारा लिया भी हो सकता है और ऋण की विश्वसनीयता पर आंच आती है। जब आप समय पर उसकी किस्त नहीं चुका पाएंगे तो निश्चित तौर पे आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद आप वित्तीय संस्थानों को देखें यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो बचतों के संग्रह और प्रयोजन या आवंटन से जुड़े हुए ये संस्थान होते हैं। इसमें व्यावसायिक, सहकारी और विकास बैंक तथा निवेश संस्थान ये सब आ सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी को अगर देखा जाए तो आर्थिक गतिविधियों का नियमन करने के उद्देश्य से जो कर और सरकारी व्यय होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज की अगर बात करें तो अन्य देशों की मुद्रा या बॉन्ड या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से जो विदेशी निवेश आता है उसको हम इसमें गिनते हैं और इस प्रकार के निवेश के साथ किसी फर्म के प्रबंध और नियंत्रण में निवेश फर्मों या व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाता है। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को देखिए तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यहाँ पे है। ऐसा बाजार मार्केट है तो कैसा है, ये एक ऐसा मार्केट है या ऐसा बाजार है जहाँ पर आज की नियत दरों पर मुद्राओं की खरीद और बिक्री होती है और उस पर खरीदी बेची गई मात्रा का वास्तविक हस्तांतरण भविष्य की किसी नियत तारीख पर ही हो सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को आप देख रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के ध्येय से यानी उद्देश्य से देश के सामान्य आर्थिक कानूनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। जो सामान्य आर्थिक कानून है जो कि हर जगह पे लागू है उनको यहाँ पर उतनी कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है। विशेष रूप से बनाए गए आर्थिक क्षेत्रों के स्थापित होने की जो क्रमवार विधियाँ हैं उन्हें आप देखते ही हैं। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे होते हैं जहाँ पे विदेशी निवेश को हम बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ कुछ हमें ढील देनी पड़ती है। और जनवादी चीन, भारत, इसके अलावा जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस, ये देश जो है ये अपने क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करते हैं। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो किसी कंपनी की पूंजी के एक अंश को जानबूझकर बेचना ये कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। और इस प्रकार धन जुटाने के साथ साथ उस कंपनी की हिस्सेदारी रचना या प्रबंधन दोनों में बदलाव किए जा सकते हैं। जब आप उसके शेयर्स बेचेंगे तो उसकी संरचना में परिवर्तन आ सकता है। इसके बाद आप देख रहे हैं निर्यात शुल्क को, तो किसी देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला जो कर होता है उसको निर्यात शुल्क कहते हैं। निर्यात आयात नीति की अगर बात करें तो निर्यात और आयात से संबंधित भारत सरकार की आर्थिक नीतियां होती हैं। राजकोषीय प्रबंधन में क्या चीज़ें आती हैं, तो आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कराधान और सरकारी व्यय का उपयोग किया जाता है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ये आप पढ़ते हैं, ये होती क्या है। शिशु मृत्यु दर प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले यानी 1 वर्ष का अपना समय अवधि पूरा करने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। यानी 1 साल के भीतर ही जन्म के उनका देहांत हो जाता है। और मातृत्व मृत्यु दर की अगर बात करें तो प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर के तौर पे यानी MMR में मीज़र किया जाता है। कुल प्रजनन दर को देखिए तो महिलाओं के काल्पनिक समूह के बच्चों की औसत संख्या उनकी प्रजनन अवधि के अंत में होगी यदि वे अपने पूरे जीवन काल के दौरान एक निश्चित अवधि की प्रजनन दर के अधीन थे, और यदि वे मृत्यु दर के अधीन नहीं थे तब ये एक शर्त है। इसमें प्रति महिला बच्चों के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है और कुल प्रजनन दर 5 से गुणा सभी महिलाओं के लिए आयु विशिष्ट प्रजनन दर का योग होती है। तो आयु विशिष्ट प्रजनन दर वो होती है जिसमें कि 15 से 19 और 45 से 49 तक के 7 पंचवर्षीय समूह इसमें ऐड किए जाते हैं। अब जेंडर समता सूचकांक यानी लैंगिक समता सूचकांक की बात हो रही है जिसे कि आप GPI कहते हैं। अब इसमें ये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा में जेंडर समता सूचकांक यानी लैंगिक समता सूचकांक ये शिक्षा के प्रारंभिक स्तर या प्राथमिक स्तर पर नामांकित छात्राओं की संख्या का पुरुष छात्रों की संख्या से अनुपात है। जैसे आप सामान्य लिंगानुपात नापते हैं ना, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या नापी जा रही है। और उपयुक्त आयु समूहों के संबंध में जनसंख्या संरचना के प्रभावों को मानकीकृत करने के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए सकल नामांकन अनुपात का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके नीचे लिंगानुपात की अंतिम परिभाषा को आप देखें। लिंग का अनुपात इसका सीधा मतलब है एक जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का रेशियो हम देखते हैं। मतलब ये जानना चाहते हैं कि
किसकी संख्या ज़्यादा है किसकी कम है। तो 1000 पुरुषों पर इसे नापा जाता है और फिशर सिद्धांत के हिसाब से अधिकांश यौन प्रजनन जनजातियों के लिए ये जो अनुपात है ये 1:1 का होता है। और विश्व में जन्म के समय लिंगानुपात, विश्व में जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो 107 और 100 का है। ठीक, मतलब जो रेशियो है वो 1:1 का नहीं है बल्कि कुछ थोड़ा सा ये 19-20। आगे चलते हैं। अब इसके बाद सामान्य हिंदी वाला सेगमेंट, इसमें हम जो विलोम शब्दों वाला खंड था उसे देख रहे थे। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है, कथित का अकथित होता है और कथ्य का अकथ्य होता है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कपटी का निश्चल या निष्कपट, कपूत का सपूत, कमी का बहुतायत, करुण का निष्ठुर, कर्कश का मधुर, कर्ता का अकर्ता, कर्म का अकर्म, कर्मण्य का अकर्मण्य, कलंकित का निष्कलंक, कलंकी का निष्कलंकी, कल्पनातीत का कल्पनीय और अकल्पनीय का कल्पनातीत या फिर अकल्पनीय। ठीक है, कल्पनीय का अकल्पनीय वैसे सबसे अच्छा विलोम है, उपसर्ग लगाकर आप बना लीजिए। कल्पित का यथार्थ होता है सबसे अच्छा, और उसके अलावा अकल्पित भी हो सकता है। कसे का ढीला होता है, कसूरवार का बेकसूर, कहा का अनकहा, कहीं कहीं का सब जगह या सर्वत्र। काज का अकाज, काठ्य का अकाट्य, काबिल का नाकाबिल, कामयाब का नाकामयाब, कामयाबी का नाकामयाबी और कामी का अकाम या निष्काम भी हो सकता है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं यहाँ और भी हैं, जैसे कि काल का अकाल आपने देखा, उसके नीचे कीर्ति का आप कीर्ति देख लीजिए, और यहाँ पर आप काले का गोरा देखिए और कीर्तिकर का अकीर्तिकर, किस्मतवर का बदकिस्मत, और कुंठित का तीखा हो जाएगा या तीक्ष्ण हो सकता है, धारदार भी लिख सकते हैं, अकुंठित भी लिख सकते हैं। कुटिल का सरल होता है, अभी दूसरे पेज पे आ जाइए। कुटिल का सरल होता है, कुपरिणाम का सुपरिणाम होता है, कुप्रथा का सुप्रथा होता है, कुफल का सुफल, कुमारी का विवाहिता, कुरूप का सुरूप, कुलीन का अकुलीन, कुव्यवस्था का सुव्यवस्था और कुशल का अकुशल हो जाएगा। कुशलता का अकुशलता, कृत का अकृत, कृत कार्य का विफल मनोरथ या अकृत कार्य दोनों हो सकता है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है सबसे अच्छा, अकृतज्ञ भी आप लिख सकते हैं। कृतज्ञता का अकृतज्ञता और कृत्रिम का प्राकृत होता है। कृत्रिमता का अकृत्रिमता होता है और कृपण का दाता होता है। कृपा का अवकृपा होता है, अवकृपा सबसे अच्छा है। कृष्ट का अकृष्ट, के अंदर का के बाहर, के नीचे का के ऊपर, ये तो सिंपल है। कोप का कृपा होता है सबसे अच्छा, अनुग्रह भी आप लिख दीजिए। और कोमल का कठोर होता है, कोमलता का कठोरता होता है। और देखते हैं, तो यहाँ आप देखें, क्रूर का अक्रूर होता है, क्रोध का क्षमा होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है, छत का अक्षत होता है, क्षम का अक्षम होता है, क्षम्य का अक्षम्य होता है, क्षुण का अक्षुण होता है, क्षुद्र का विशाल या महान हो सकता है और क्षुब्ध का शांत होगा। खरा का खोटा होगा, खंड खंड का अखंडित होगा, खंडन का मंडन होगा, खरीद का बिक्री या फरोख्त होगा, खरीदने का बेचना और खंडनीय का अखंड होगा। खाद्य का अखाद्य, खिले का मुरझाया, खुश मिजाज का बदमिजाज, खूबसूरत का बदसूरत, गगन का धरा या पृथ्वी, गण्य का अगण्य नगण्य दोनों हो सकता है। गरल का सुधा, गरल मतलब जहर होता है, सुधा मतलब अमृत होता है। गहरे का छिछला और गुण का अवगुण या दोष। यहाँ आप देखें, खाली का भरा, खुले का बंद या अवरुद्ध दोनों हो सकता है। खुशी का गम या गमी दोनों हो सकता है। खेद का प्रसन्नता, गणतंत्र का राजतंत्र, गत का आगत, गर्म का ठंडा, गिराने का उठाना और गुणी का निर्गुणी। खिलने का मुरझाना होता है, खुशकिस्मत का बदकिस्मत, खुशी खुशी का बेमन से, गंभीर का अगंभीर या छिछला, गणनीय का अगण्य या अगणनीय, गमन का आगमन, गलत का सही, गीले का सूखा, गुनाहगार का बेगुनाह। अब इसके साथ और भी देख लीजिए, गूढ़ का अगूढ़ होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला। और गृहस्थ का सन्यासी होता है, गेय का, गेय मतलब गाने योग्य, उसका अगेय हो जाएगा। गौड़ का प्रमुख हो जाएगा या मुख्य हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा, ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। ग्रहण का त्याग परित्याग दोनों हो सकता है। इसके बाद आप नगर का ग्रामीण या नागर का ग्रामीण देखिए। ग्राम का नगर होता है असल में, गाँव का जैसे नगर आप देखते हैं ना, और ग्रामीण का नागर हो जाएगा, जिसे कि आप शहरी भी कहते हैं। ग्राम्य का नागर या वन्य दोनों हो सकता है। ग्राह्य का ग्राह्य या अग्राह्य या त्याज्य हो सकता है। त्याज्य सबसे अच्छा है। घटती का बढ़ती, घटने का बढ़ना, घरेलू का बाहरी या जंगली, घात का प्रतिघात। घृणा का प्रेम, घोषित का अघोषित, चंचल का स्थिर, अचंचल दोनों हो सकता है। चतुर का मूर्ख, चपल का अचपल, चढ़ने का गिरना उतरना दोनों हो सकता है। चर का अचर, चालाक का सीधा भोला दोनों। चिंतित का अचिंतित, चिरंतन का नश्वर, चेतन का अचेतन या जड़, चोरी छिपे का डंके की चोट पे और छिछले का गहरा। छोटे का बड़ा लंबा दोनों हो सकता है। चरित्रवान का चरित्रहीन, चाहा का अनचाहा, चिंत्य का अचिंत्य, चिरस्थायी का अल्पस्थायी, चैन का बेचैनी, छली का निश्चल, छुटकारे का बंधन और जंगम का स्थावर। चिंतनीय का अचिंतनीय, चिकित्स्य का अचिकित्स्य, चुस्त का ढीला या लचर, चोर का साह, छां का धूप, छूत का अछूत और जटिल का सरल हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें, इसमें छोटे का बड़ा लंबा दोनों हो सकता है। जंगली का घरेलू पालतू दोनों हो सकता है। जंगम का स्थावर, ठीक, स्थावर मतलब स्थिर रहने वाला, जंगम मतलब चलायमान। जटिल का सरल आपने पीछे देखा ही। जड़ का चेतन, और जड़ता का क्या हो जाएगा, चैतन्यता या चेतनता हो जाएगा। चैतन्य या तो आप लिख दीजिए या फिर चेतनता लिख दीजिए, ये दोनों ही सही। करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ महापुरुषों का निधन हुआ है
और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे उनके बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसमें पहले हैं बिरजू महाराज जी, जो कि महान कथक नर्तक थे और 83 साल की उम्र में इनका देहावसान हुआ। पद्म विभूषण और इस तरह के माननीय पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया था, विशेष रूप से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के तौर पे। मतलब देश का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, सबसे बड़ा कौन है? भारत रत्न है, और उसके बाद पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, तो उससे इन्हें नवाजा गया था। शिष्यों और अनुयायियों के द्वारा इन्हें पंडित जी कहा जाता था। तो ये चीज़ है, अब इनके बारे में आपने देखा। इसके बाद महेंद्र प्रसाद जी को आप देख रहे हैं, ये बिहार से 7 बार राज्यसभा सांसद रहे। इनकी विशेषता, जनता दल यूनाइटेड के ये सदस्य थे और 7 बार ये राज्यसभा के सांसद और उद्योगपति थे बेसिकली अगर देखा जाए। एक बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे, ये भी आप जानिए। प्रसाद पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र, जो कि उनका जन्मस्थान था, वहाँ से लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद जो अगले व्यक्ति हैं वो है एडवर्ड ओ विल्सन, जो कि आधुनिक युग के डार्विन कहे जाते थे। 92 वर्ष के थे, इनका देहावसान हो गया। ये अमेरिकी प्रकृतिवादी थे। सिंधुताई सपकाल को देख रहे हैं आप, ये सामाजिक कार्यकर्त्री थी। 73 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हुआ। वर्ष 2021 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा इनको कहा जाता था। अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया गया था और अनाथंची माई या अनाथों की माता के नाम से ये प्रसिद्ध थी। इसके बाद प्रोफेसर M.K. प्रसाद हैं, साइलेंट वैली बचाओ अभियान के प्रचारक ये थे और लोकप्रिय विज्ञान आंदोलक और केरल शास्त्र साहित्य परिषद का नेतृत्व करने वाले ये व्यक्ति थे। तो इन्हें आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ योजना दी हुई है या फिर समिति अभियान का नाम दिया हुआ है। मंत्रालय का नाम है, किसके सौजन्य से हो रहा है, उस पर टिप्पणी उद्देश्य इत्यादि दे रखा है। 4 कॉलम कुल मिलाकर है। तो पहली जो पॉलिसी आप देख रहे हैं वो है स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0, यानी इसका एक फेज पहले ही चल चुका है। गुजरात सरकार और राज्य शिक्षा मंत्रालय इसमें मिलीजुली तौर पे काम कर रहे हैं। 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू बघानी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और आत्मनिर्भर गुजरात की प्राप्ति के लिए ये आगे काम करेगी। सतत विकास और समावेशी विकास की दृष्टि से इसको लॉन्च किया गया है। अब स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को एकेडमिक संस्थान जितने भी हैं उनमें लागू किया जाएगा और नवाचार के माध्यम से स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने का प्रयास किया जाएगा। 5 जनवरी 2022 को ICAI 2022 का जो संस्करण था इसको साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया। ये एक खबर है इसमें। और ये आपने देखा। इसके बाद भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, यानी जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, उस दिशा में भारत क्या कर रहा है, क्योंकि ये सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला काम है। तो इसमें जो भाग लेने वाला मंत्रालय या इससे सौजन्य देने वाला मंत्रालय है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। 29 दिसंबर 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने हेतु मिशन सेमीकंडक्टर को लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत जो कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, मतलब सेमीकंडक्टर के विकास और विनिर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में निवेश करना चाहती हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 76,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का लाभ उन्हें मिल सकता है। अगर वो उठाना चाहती हैं तो वे 1 जनवरी से आवेदन शुरू कर सकती हैं। ठीक है, अगर जो कंपनियां इसमें इच्छुक हैं उनके लिए कहा जा रहा है। महिला मित्र प्लस क्या चीज़ है, यहाँ नीचे दे रखा है। फेडरल बैंक इसको चला रहा है और दिसंबर 2021 में महिलाओं के लिए इसको स्पेशली शुरू किया गया था। वित्तीय योजना और निवेश को आसान बनाना महिलाओं के लिए ये इसका उद्देश्य है और इसमें सुविधाओं से भरपूर एक क्यूरेटेड सेट भी दिया जाता है। वाराणसी कृषि निर्यात हब को देख रहे हैं आप, एपीडा इसका सौजन्य करता है, मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कहा जाता है, शॉर्टकट में आप एपीडा कहते हैं। तो वाणिज्य मंत्रालय की शाखा है एपीडा असल में, और 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के संभावित जिलों की पहचान ये कर चुका है ताकि इस क्षेत्र से निर्यात संवर्धन के लिए इसे वाराणसी कृषि निर्यात हब के साथ कवर किया जाए। तो यूपी के जो बाकी जिले हैं उनको यहाँ जो ये हब के तौर पे विकसित हुआ है वाराणसी, उससे कनेक्ट करने का प्लान है निर्यात के मामले में। और पूर्वांचल क्षेत्र में वाराणसी के अलावा मिर्जापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, बस्ती, चंदौली, जौनपुर और भदोही जिले इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना को आप देख रहे हैं, ये कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है और ये नौका परिवहन परियोजना है जो कि कोच्चि शहर वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला है। यहाँ पर देखिए, केरल का जो कोच्चि शहर है, ये तो एक बात हो गई कि कोच्चि जल मेट्रो परियोजना ये नौका परिवहन परियोजना है, लेकिन खास बात एक ये भी है कि केरल का जो कोच्चि शहर है ये वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित पहली बैटरी से चलने वाली जो इलेक्ट्रिक नाव है उसको कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को सौंपा गया है। इस योजना की पहचान 15 मतलब पूरी जो परियोजना है, यहाँ इसे योजना कहना सही नहीं रहेगा, ये परियोजना है असल में।
तो इसमें 15 मार्गों की पहचान की गई है जो कि लगभग 10 द्वीपों को जोड़ने का काम करती है और 76 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद माना ऊरू मानाबाड़ी कार्यक्रम है, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और स्कूलों में ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगा, ये इसकी विशेषता है। और मींदम मंजपई ये योजना है तमिलनाडु सरकार की और MK स्टालिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा 23 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। कपड़े की थैलियों का उपयोग बढ़ाना ये इसका उद्देश्य था और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग को हतोत्साहित करना ये इसका पर्पज़ था। अब यहाँ पे मींदम मंजपई योजना को शुरू किया गया और इस प्रकार से ये एक सार्थक पहल है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का तरीका है। इसके बाद ग्रीन सावधि जमा को आप देख रहे हैं, तो ग्रीन सावधि जमा ये इसको शुरू करने वाला जो बैंक है ये इंडसइंड बैंक है जिसने कि ग्रीन सावधि जमा को शुरू किया है, दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था और सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन देने वाली ये योजना है। परियोजनाओं और फर्मों के वित्त पोषण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और जमा राशि खुदरा और कारपोरेट दोनों ही ग्राहकों को दी जाएगी, ये बड़ी बात है। युवा संस्कार ये उड़ीसा सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है और छात्रों के बीच में अच्छा चरित्र विकसित करना, उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये इसका उद्देश्य है। विश्वविद्यालयों के लिए और कॉलेजों के लिए स्पेशली इसको चलाया जा रहा है, गैर शैक्षणिक कार्यक्रम है। युवा संस्कार में युवाओं में नैतिकता का संचार किया जाएगा और स्नातक और स्नातकोत्तर के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें इसे शामिल किया जाएगा, अच्छी बात है। भारतीय रिजर्व बैंक के सौजन्य से PCA फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया जो कि NBFC के लिए प्रभावी होगा अक्टूबर 2022 से। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया यह गया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC है वो संकट में है, आजकल उन पर संकट चल रहा है, तो उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारना आवश्यक है। संकट कैसा है? आर्थिक संकट है। तो ऐसे में रिजर्व बैंक के द्वारा ये पहल मतलब ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है और 31 मार्च 2022 या उसके बाद वाली जो वित्तीय स्थिति है उसके आधार पर ये अक्टूबर 2022 से लागू होगा और 3 साल बाद इसका एक बार फिर से रिव्यू लिया जाएगा और देखा जाएगा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। ग्राम उजाला कार्यक्रम ये विद्युत मंत्रालय का है, मतलब विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL की जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है, उसने अपने ग्राम उजाला कार्यक्रम, यहाँ देखिए कि 2 अलग अलग जो एजेंसीज हैं, मतलब लिमिटेड एजेंसीज हैं, उनके नाम आप देख पा रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज लिमिटेड है मतलब कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, इसने अपने ग्राम उजाला कार्यक्रम की परियोजना करोड़ के तहत 50 लाख LED बल्ब को वितरित करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। अब यहाँ राज्य महत्वपूर्ण है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के जो ग्रामीण परिवार हैं वहाँ पर ये लाभान्वित करेगी, मतलब लागू की जाएगी। और ये कार्यक्रम 31 मार्च 2022 तक चलेगा, यानी चल चुका। और CSL ठीक जल रहे जो चमकीले बल्ब हैं, मतलब जो पहले से इस्तेमाल किए जा रहे बल्ब थे, उनके बदले में यहाँ LED लाइट का वितरण किया जाएगा। तो 10 रुपये प्रति बल्ब की कीमत पर 3 साल की गारंटी वाले उच्च गुणवत्ता 7 वाट और 12 वाट के जो LED हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रत्येक परिवार अधिकतम 5 बल्बों की अदला बदली कर सकता है। तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। 7 वाट का भी LED बल्ब अच्छी खासी रोशनी करता है, ये आपने देखा ही होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में एक जांच समिति गठित हो गई है, तो ये भी चर्चा का विषय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ये सब काम करता है और 6 जनवरी 2022 को जो चूक हुई थी उसी पर ये 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सुधीर कुमार सक्सेना ये कैबिनेट सचिवालय के जो सचिव हैं, सुरक्षा सचिव, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और बाकी जो 2 अन्य सदस्य हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक हैं, इनका नाम है बलवीर सिंह, और SBG के IG हैं, इनका नाम है S सुरेश। ये लोग शामिल हैं, मतलब जो दिग्गज लोग हैं इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में, वो इसे लीड कर रहे हैं। खास बात यह है कि मतलब कार्यक्रम क्या था या पीछे घटना क्या हुई थी। गृह मंत्रालय के हिसाब से पंजाब में प्रधानमंत्री की 5 जनवरी 2022 को जो यात्रा हुई थी उसमें सुरक्षा में चूक सामने आई थी और हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर जो निर्धारित दौरा था उसमें एक कार्यक्रम 5 जनवरी 2021 को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर वो फंसे रह गए, किसानों ने उन्हें घेर लिया था और वो रद्द हो गया। तो ये कार्यक्रम था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, भारत में चीतों को फिर से वापस लाया जा रहा है। तो एशियाई चीता तो समाप्त हो चुके हैं, ये अफ्रीकी चीते हैं जो कि यहाँ पर प्रिजर्व किए जाएंगे, मतलब इन्हें संरक्षित किया जाएगा और इनका संवर्धन किया जाएगा। केंद्र सरकार की ये अपनी पहल है और इसमें चीते की पुनर्वापसी का काम चल रहा है। कुनो नेशनल पार्क जो है वहाँ पे इसे कुनो पालबुर नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे इन्हें संरक्षित किया जाएगा। देखिए, इसमें जनवरी 2022 में ये भारत में पुनः चीते लाने की जो योजना है इसको लॉन्च किया गया। बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो 19वीं बैठक थी इसमें इसे जारी किया गया। ये एक्शन प्लान था जिसमें कि इसका पूरा नाम आप देखें, एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया।
तो चीते को भारत में एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कराना, और ये एशियाई चीता है नहीं तो इसीलिए इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है। तो ये जो अफ्रीकी चीते हैं इनको इंट्रोड्यूस कराना, ये इसका पर्पज़ है। और कार्य योजना के तहत अगले 5 साल में 50 चीता भारत आएंगे, जिसमें से कि 12 से 14 चीतों का आयात दक्षिण अफ्रीका या फिर नामीबिया से किया जाएगा। और पहले चरण में मध्य प्रदेश का जो कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर इन्हें लाया गया है। तो ये चर्चा में था, इसे जानते रहिए। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की अगर बात करें तो इंडियन ऑयल के सौजन्य से ये चल रहा है। 75 जिलों तथा मतलब यूपी के इसमें 75 जिले यानी सभी जिले हैं, और पंजाब के 23 जिले, तो ये सब इसमें इसके जद में आते हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करने में इन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? अगले 3 सालों तक हर साल उत्तर प्रदेश और पंजाब की पूरी आबादी की स्क्रीनिंग और उसका परीक्षण किया जाएगा। टीबी मिटाना ये इसका उद्देश्य है। हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 यानी ये फेज़ 2 चल रहा है हरित ऊर्जा गलियारे का। भारत सरकार की ये पहल है और 2022 6 जनवरी को इसकी मंजूरी दी गई। परियोजना 7 राज्यों में चलेगी: उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, हिमाचल और गुजरात। यहाँ आप राज्यों के नाम जरूर याद रखिएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है पारंपरिक ग्रिड के साथ सौर, पवन ऊर्जा और अन्य जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनसे बिजली को उत्पादित करना और सिंक्रोनाइज करना, ये इसका पर्पज़ है। और 2021-22 के सत्र से ये चलेगी 2025-26 तक, मतलब ये जो फेज़ 2 है इसका क्रियान्वयन की अवधि है 2026 तक। और इस परियोजना का पहला, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस परियोजना का पहला चरण, ये तो हमने फेज़ 2 की बात की। फेज़ 1 में क्या हुआ था? इसमें तमिलनाडु, आंध्र, हिमाचल, गुजरात और महाराष्ट्र तथा राजस्थान में इसको लागू किया गया, जिसका लक्ष्य था 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को उत्पन्न करना। इसे 2022 तक पूरा किया जाएगा। और उजाला योजना को आप देखें, विद्युत मंत्रालय के सौजन्य से इसको चलाया गया। और उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के 7 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। तो इस सौजन्य से या इस उद्देश्य से इसको यहाँ सेलिब्रेट किया गया। 5 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया था सस्ती एलईडी लाइट के विकास हेतु। इसके बाद आप देख रहे हैं साइकिल्स फॉर चेंज या फिर स्ट्रीट फॉर पीपुल, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सौजन्य से चल रहा है। और इसमें एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ आप देखें एक बुक भी लॉन्च की गई है जो कि है नाइबरहुड चैलेंज स्टोरीज फ्रॉम द फील्ड, ये बुक का नाम है। और 11 शहरों में स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज अवार्ड, 11 शहरों के द्वारा ये जो अवार्ड है ये जीता गया है। कुल मिलाकर देखें यहाँ जो ये स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज है इसमें अवार्ड या फिर जो फंक्शन है एक तरह का ऑर्गेनाइज किया गया, पुरस्कार वितरण हुआ। तो जो इसमें जीतने वाले शहर हैं उनके नाम आप याद रखिएगा। औरंगाबाद, देखिए 11 शहर टोटल हैं, इसमें औरंगाबाद है, बेंगलुरु, इसके अलावा गुरुग्राम है, कोची, नागपुर है, पिंपरी चिंचवाड़ है, पुणे, उदयपुर, कोहिमा, उज्जैन और विजयवाड़ा। 10 शहरों ने नाइबरहुड चैलेंज पुरस्कार को जीता है। तो इसमें बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़, इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोची, कोहिमा, राउरकेला, बड़ोदरा और वारंगल इसमें आते हैं। इसके बाद सेबी के सौजन्य से चल रहा है प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन। और पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसने अपने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का एक बार फिर से रीऑर्गेनाइजेशन किया है, यानी पुनर्गठन किया है। सेबी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर और पूर्व चेयरपर्सन इंटर सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एस साहू को पैनल हेड के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ जो पैनल हेड है वो कौन से हैं? एस साहू जी हैं। और इससे पहले पैनल का नेतृत्व सेबी के पूर्वकालिक सदस्य माधवी पुरी बुच के द्वारा किया जा रहा था। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ये जो समिति है ये प्रतिभूति बाजार, डेटा एक्सेस और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों में अपना मापन का काम, मतलब मेजरमेंट का अपना तरीके से काम करेगी। इसके बाद आगे चलते हैं। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक को आप देख रहे हैं। तो इसकी जांच, मतलब ये जो विधेयक था 2021 वाला संशोधन विधेयक है एक तो, और इसकी जांच की जाएगी ताकि इसमें जो खामियां हैं उसका पता लगाया जा सके। तो इसके लिए समिति का गठन हुआ है। और इसमें जो समिति है केवल एक महिला प्रतिनिधि सहित इसमें 31 सदस्य हैं। चूँकि बाल विवाह निषेध की बात हो रही है और इसमें महिला प्रतिनिधियों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी एक है कम से कम। 31 सदस्य इसमें है। सुष्मिता देव इसमें सांसद जो टीएमसी की है वही एकमात्र महिला है, बाकी 30 इसमें पुरुष है। विधेयक भारत में महिलाओं के लिए कानूनी जो विवाह की कानूनी उम्र है उसको 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रयास करेगा ताकि इन्हें पुरुषों के बराबर लाया जा सके। 21 पुरुषों के लिए है, 18 महिलाओं के लिए है, ये पहले से तय है। अब उसमें यह है कि दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, तो 21 महिलाओं के लिए भी रहे ताकि उन्हें समान अवसर मिले। अब यहाँ से वन लाइनर डाटा हमारा स्टार्ट होता है। तो IGRUA की वर्ष 2020 में 11,641 घंटे की उड़ान थी। और ये IGRUA क्या है? ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी की बात की जा रही है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1986 में फुरसतगंज एयरफील्ड में की गई थी, जो कि अमेठी जिले में।
अमेरिका देश इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य स्थल था। ये एक जानकारी है, तो अमेरिका को आप याद रखेंगे। बाकी जो डेस्टिनेशन है उनको भी देख लेते हैं। अप्रैल से नवंबर 2021 के लिए तो अमेरिका के क्षेत्र में 18%, संयुक्त अरब अमीरात के लिए 16.6, चीन के लिए 7.6 और नीदरलैंड के लिए 4.5, जर्मनी के लिए 4.2। इस प्रकार से निर्यात गंतव्य जो शीर्ष 5 हैं उन्हें हमने देखा। 5 जनवरी 2021 को टाइगर रिजर्व के जल स्रोत एटलस का विमोचन ये भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया और माया एंजेलो अमेरिका देश के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई। सिक्के की एक तरफ माया एंजेलो दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का चित्र है। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है और बाज क्या है, ये अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद आप आगे देखें, 6 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। ध्यान दीजिएगा, केरल का जो कोचीन है वहाँ पे एक कुबलंगी नाम का गाँव है जो कि भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गया है। कुबलंगी गांव पूर्व में भारत का पहला इको पर्यटन गांव घोषित हो चुका था, तो पहले से ही इसने अविस्मरणीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। असम सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क के आकार को और बढ़ाने का फैसला लिया है, जो कि अच्छी बात है। और 4 जनवरी 2022 को CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नई दिल्ली की 75वीं यानी प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट की गई और उस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। 16 दिसंबर 2021 को मालाबार ट्री निम्फ को चोराव में 5वें गोवा पक्षी महोत्सव में गोवा के राज्य तितली घोषित किया गया और इस राज्य तितली का नाम क्या है, मालाबार ट्री निम्फ। इसके बाद आप देखें, लोसंग एक सिक्किमी नववर्ष त्यौहार है जो कि तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के समापन पर वार्षिक फसल के मौसम के अंत में मनाया जाता है। और भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत नाम की एक नई पहल को शुरू किया है ताकि उनकी अमानत को सही सलामत उन्हें लौटाया जा सके। भारत की सबसे उम्रदराज स्लॉथ बियर गुलाबों की भोपाल के शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो था, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान मतलब चिड़ियाघर था, असल में वो जू था, तो वहाँ पर मृत्यु हो गई। इसकी उम्र लगभग 40 साल थी और ये जो स्लॉथ बियर होता है ये बहुत धीमी रफ्तार में चलता है, आप देखते ही हैं। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा जनवरी 2022 में 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह को ऑर्गेनाइज किया गया और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 जनवरी 2022 को 150 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करने के दौरान 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ध्यान दीजिएगा, 16 जनवरी की तारीख को। जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय में किस राज्य मंत्रिमंडल ने, यहाँ ये पूछा गया है कि कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने, तो 5 जनवरी 2022 को ये ऐतिहासिक संशोधन हुआ था और इसको ओडिशा का जो मंत्रिमंडल है उसने स्वीकृति दी है। तो यहाँ राज्य का नाम न देकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ओडिशा इसमें होगा। इसके बाद आप देखिए 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को जो बना था राष्ट्रीय ध्वज उसको जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो लौंगेवाला है वहाँ प्रदर्शित किया गया। लौंगेवाला पोस्ट आपको याद होगी, बॉर्डर मूवी याद होगी और वो युद्ध याद होगा। इसके बाद आप देखें लौंगेवाला वही चीज़ है, नीचे बता भी दिया गया। 1971 में जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसका ये केंद्र था और हमने एक अविस्मरणीय जीत दर्ज की थी। अब इसके बाद आप देखें स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा था और 150 फीट चौड़ा था। इसके आकार का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं। वजन देख लीजिए जरा, 1 किलो से ज़्यादा है, माफ़ कीजिए 1400 किलोग्राम है, यानी 1000 किलो से ज़्यादा है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं जनवरी 2022 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक मैच में अपने सभी 20 विकेट कैच आउट होकर गंवाने वाला भारत पहला देश बन गया और यह टेस्ट क्रिकेट भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला जा रहा था। 12 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में स्थित केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान में एक नए परिसर का उद्घाटन किया और नया परिसर जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जिसे कि 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस संस्थान का उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ 100 विदेशी भाषाओं में शास्त्रीय तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना तिरुकुल्लूर को अनुवादित और प्रकाशित करना है, ये इसका उद्देश्य है। यह संस्थान 19 मई सन 2008 से चेन्नई में स्थित है और इससे पहले मार्च 2006 से लेकर 2008-18 मई तक ये संस्थान केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूरू के परिसर में काम कर रहा था और इसे शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र कहा जाता था। तो इसकी वर्तमान और पीछे की स्थिति का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।